हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। देखिए, आप लोग जिस एग्जाम को दे रहे हो, खासकर आपका सी टेट का एग्जाम, इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं और अगर आपको उनका मीनिंग नहीं पता तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे आज की वीडियो के अंदर जो सीडीपी के अंदर डिफिकल्ट वर्ड आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको हिंदी हो गया, मान लीजिए आपके पास संस्कृत या इंग्लिश है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो एक वो मैं वीडियो पूरी प्रॉपर उन डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको उनका मीनिंग पता चल गया तो समझ लेना सीटेट पास आप लोग कर जाओगे, क्योंकि अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता चलेगा तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे अपना सोचकर। ठीक है, तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं डिफिकल्ट वर्ड। ठीक है, आज मैं आपको सीडीपी के करा रहा हूं, धीरे धीरे करके आपको बाकी के सब्जेक्ट की भी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। आज आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स है इनकी यहाँ पर बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जल्दी ही होली आने वाली है। अच्छा, मुझे होली से ध्यान है, कुछ चीज़ आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। पहले तो आपका सीटेट का बैच है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग भारी संख्या में जुड़ गए हो, जो कि हर बार ही आप लोग यहाँ पर जुड़ते हो। ठीक है, और इसकी जो डिस्काउंट डेट है यार, 25 मार्च नहीं है अब आपकी। इसकी डिस्काउंट डेट अब आपके मैंने कर दी है 5 अप्रैल। ठीक है, इसकी डिस्काउंट डेट अब आपकी है 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल तक ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। जो इसके अंदर ये डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद आपकी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड चाहे दोनों ही पेपर हो, वो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी डिस्काउंट डेट मैंने आपके लिए आगे बढ़ा दी है। और ये सारा कंटेंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी की किताब हो, जो मेरे वाले सीटेट के नोट्स है, ठीक है, जिसमें डिटेल में सब चीज रहती है, वो हो, और जो मेरी सीटेट की बुक आने वाली है उसकी पीडीएफ फ्री के अंदर, वो सब इसके अंदर मिलेगी। चाहे मॉक टेस्ट हो, अलाना फलाना, कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी इस बैच को लेने के बाद, अगर आपको जो 1 रुपए भी कहीं आपको इन्वेस्ट करा दे। ठीक है, ये सब आपका कंप्लीट मिलेगा, और जिसमें सभी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। और इसकी क्लासेस आपकी शुरू हो गई है, अभी ज्यादा क्लास नहीं हुई, लेकिन उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि लाइव क्लास अपने आप ही रिकॉर्डेड में चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग मेरी सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर इसको ले सकते हो, जिसके कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की है। ठीक है, ये तो हो गई पेड वाले बच्चों की क्लास, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ यूट्यूब क्लास के बारे में। देखिए, यूट्यूब क्लास मैं आज थोड़ा सा एक अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब क्लास के बारे में एक टाइम टेबल बना रहा हूँ, और इसका इस बार कुछ इसको अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, खासकर जो पेपर सेकंड वाले बच्चे हैं, तो पेपर सेकंड वाले सोशल साइंस और साइंस वाले, इनको बड़ी दिक्कत होती है। वो बार बार कहते हैं कि सर सीडीपी तो पूरा आप निचोड़ करा देते हो, ईवीएस भी हो जाता है, लैंग्वेज भी आप करा देते हो, जो हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, सोशल साइंस और साइंस के अंदर थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग है, आज रात का मुझे समय दीजिए, और कल मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब क्लास के बारे में, टाइमिंग क्या रहेगी और किस किस प्रकार से मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अगर मैं कहूँ पूरा सिलेबस आपका यूट्यूब पर हो जाएगा, ये एक तरीके से झूठ हो जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं करा सकता, इतना बड़ा सिलेबस होता है खासकर सोशल साइंस और साइंस का। लेकिन काफी हद तक आपकी चीजें यूट्यूब पर होती है। लेकिन अगर आपको सारा कंटेंट एक साथ चाहिए और सारा मटेरियल एक साथ चाहिए, तो आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हो। ठीक है, ये चीज मैंने आपके सामने शेयर करी, जो आपका मन करे आप लोग इसको यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो कल बताऊंगा यूट्यूब क्लास के बारे में। उसके बाद आपकी जो सीडीपी की बुक है जल्दी आने वाली है। देखो, यहाँ पर एक मैंने सेक्शन लिखा हुआ है इंपोर्टेंट टर्म्स, जो इस किताब के अंदर मिलेंगे, मतलब पीवाई की तो मिलेंगे और ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंट टर्म्स मैंने लिखी हुई है, कि जैसे जो डिफिकल्ट वर्ड है जो आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, वो इस किताब के अंदर मैं डलवाता जा रहा हूँ। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन फिर अपने हाथों से करूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो सके यहाँ पर। ठीक है, तो ये किताब जल्दी आपको मार्केट के अंदर पूरे देश भर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, बस थोड़ा सा वेट और कर लो। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक एक वर्ड से हम शुरुआत करेंगे, और यही वो वर्ड होते हैं जो कभी कभी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, जिनको मैं बार बार बताता हूँ, वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ वर्ड आपको उससे थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, एक एक करके मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, पोल दे दियो भाई। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं पोल। देखो यार, सीधा आंसर मत लगाना, ठीक है, पहले जो मैं वर्ड का मीनिंग आपको बता रहा हूं उसको समझना, फिर आंसर लगाना। ये जो सीधा क्वेश्चन देखा और टूट गए उसके ऊपर, ठीक है, तलवार लेकर कि बस अभी इसको काट दिया, ये कर दिया, पहले समझ लो उसके बाद करना। ठीक है, दो वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। एक आपका इक्विलिटी, यानी कि जिसको समानता कहा जाता है, एक आपका इक्विटी, जिसको यहाँ पर समता कहा जाता है। दो वर्ड है, बड़े महत्वपूर्ण वर्ड है, जिनके बारे में आपकी व्याख्या राइट टू एजुकेशन 2009 में भी की हुई है। क्या है ये वर्ड, क्या इनके मीनिंग निकलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो दिखा देने का अपन सीधा आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखते ही सीधा आंसर पर टूटने वाली आदत नहीं जाएगी भाई ठीक है,
अब क्या करे भाई। चलो पहले इनके मीनिंग समझते हैं। जो बच्चे थोड़े बहुत पहले से वीडियो देखते रहते हैं वो तो बता भी देते हैं, बेचारा नए बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं चलती, जो पहली बार यूट्यूब पर आया है। ठीक है, चलो भाई देखिए अब मीनिंग को इनको समझते हैं, समानता और समता के बारे में, यानी कि इक्विलिटी और इक्विटी के बारे में। अगर मैं बात करूं समानता की, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा समानता, यानी यहां पर हमें सभी बच्चों को समान अवसर देने हैं, समान संसाधन देना है, समान उसको मानना है। चाहे बच्चे की प्रतिभा कुछ भी हो, चाहे बच्चे का आईक्यू लेवल कुछ हो, चाहे बच्चे का इंटरेस्ट कुछ हो, लेकिन एज ए टीचर, टीचर को कहा जाता है जो एक लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है क्लासरूम में, वो सभी बच्चों को समान संसाधन दे देता है। जैसा आप लोग मेरी वीडियो देखने आ रहे हो सीटेट को पास करने के लिए, सभी वीडियो भी देख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद मान लीजिए आपको कुछ कंटेंट चाहिए, वो आप लोग ले सकते हो यहाँ से, उसको यहाँ पर ले सकते हो, सभी एक साथ यहाँ पर चीजें समझ रहे हैं। और जिसका सबसे हमेशा इफेक्टिव तरीका मैं देता हूं, जो आपकी ऑथेंटिक किताबों में दिया रहता है, इस फिगर के माध्यम से। अब एज ए टीचर मेरे सामने 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को मैंने समान संसाधन दे दिए, ये समान बॉक्स दे दिए इनको। समान बॉक्स देने के बाद जो बच्चे यहाँ पर प्रतिभाशाली थे या जो एवरेज थे, वो तो यहाँ पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए, यानी कि लर्निंग कर गए, चीजों को समझ गए। और जो बच्चा यहाँ पर प्रतिभाशाली नहीं था, या जिसका आईक्यू लेवल एवरेज से भी जिसका आईक्यू लेवल कम था, ठीक है, या जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था पढ़ाई में, जो कमेंट बॉक्स में इधर उधर लगता रहता, जिसको चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन क्या वो अपने लर्निंग गोल्स को यहाँ पर प्राप्त कर पाया? जी नहीं, वो प्राप्त नहीं कर पाया। ठीक है, देखो मुंडी नीचे करके यहाँ पर बैठा हुआ जब उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको संसाधन नहीं मिला, तो कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? इनकी क्षमता के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर संसाधन मिले, इन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बट एज ए टीचर उसने तो अपने सभी को समान रखा, सभी को संसाधन दिए। तो समानता के आधार पर एक बारी को थोड़ा हम ठीक मान सकते हैं, खासकर आपकी जो अपर प्राइमरी की या इससे बड़ी की आगे की क्लास होती है टीजीटी पीजीटी में, प्राइमरी लेवल पर तो आप इसको बिल्कुल नहीं मान सकते। यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसको संसाधन दे दिए। अब मान लीजिए एक प्रतिभाशाली बच्चा है, अब इसको क्या जरूरत है संसाधन देने की? ठीक है, तो इसको संसाधन नहीं भी दिया तो तब भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया इसने। दूसरा बच्चा था, उसको संसाधन दिया उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग, यहां भी यही संसाधन था, यहां भी यही था, इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और तीसरा ये छुटकू, इस छुटकू को संसाधन इसकी क्षमता के अकॉर्डिंग दिए, यानी कि 2 बॉक्स यहां पर दे दिए, तो इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यहां नीचे मुंडी करके बैठा है और यहां हाथ उठा रहा है, यस मैंने भी यहां पर कर लिया। तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ गिफ्टेड है, कुछ एवरेज है। तो हर प्रकार की आपके आईक्यू के आधार पर बटे हुए बच्चे आप लोगों, किसी का सामाजिक परिवेश अलग है, किसी का आर्थिक परिवेश अलग है, मतलब कोई अमीर है कोई गरीब है। बट अगर बच्चे की एबिलिटी यानी उनकी क्षमता, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको संसाधन दिए जाए, उसके बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, तो ये होता है आपका इक्विटी, यानी कि समता की। ये यहां पर बात करता है। राइट टू एजुकेशन 2009 के अंदर कहा हुआ है कि आपका जो शिक्षा का लक्ष्य है वो आपका साम्यता पर आधारित होना चाहिए, यानी कि इक्विटी पर आपका आधारित होना चाहिए। समानता हम इसको ठीक मानेंगे, लेकिन जो बेस्ट होता है तो बेस्ट होता है आपका इक्विटी, बेस्ट होता है। यह बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग उसको संसाधन देकर उसको लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त कराया जाता है, लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर प्राप्त कराए जाते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो आप में से ऐसे नहीं है कि सभी बच्चे यही वाले हो या यही वाले हो, आप में से बहुत से बच्चे ये वाले भी होंगे, लेकिन आप लोगों की क्षमता के अकॉर्डिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, संसाधन दूंगा, टीलम दूंगा, अपनी टीचिंग अप्रोच आपको बताऊंगा, अलग अलग मेथड्स के थ्रू कराऊंगा, तो आप लोगों का भी यही हाल हो जाएगा जो छोटे से बच्चे का है। ठीक है, अपने हाथ खड़ा करेगा कि यस सर हमें समझ में आ गया। आ जाओ भाई, टू टॉप क्वेश्चन के ऊपर टूटो। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब दे देने पोल, अब खा जाओ इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन यानी कि इंक्लूजन की बात हो रही है, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, ठीक है, बिना भेदभाव के, इसकी विचारधारा पर आधारित है? बताओ भाई, समावेशन की विचारधारा पर कौन सा आधारित है? इक्विटी है यानी कि समता है, इक्विलिटी है यानी कि समानता है, सेग्रेशन है यानी कि अलगाव है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन है यानी कि पक्षपात है? देखो, अगर बात होती है समावेशन की, जहां पर सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जा रही है, तो हम बच्चे के बीच में किसी भी प्रकार का पक्षपात यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अरे तेरे अंदर तो कम बुद्धि है, तू क्या पढ़ेगा, जा कुछ और कर ले, खेती कर ले। अरे तू तो मेरी कास्ट का नहीं है, तू तो मेरा धर्म का नहीं है, जा मैं तुझे सही से नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अरे तू तो गरीब है, तू यहां पर उठकर क्यों आ गया, जा कहीं और कुछ काम कर ले। इस प्रकार से बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको लेबलिंग देना, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन करना, उनका भेदभाव करना, या तू तो लड़की है तू क्या पढ़ेगी, तू घर जाके चूल्हा चौकट कर, इस प्रकार से हम बच्चों का सेग्रेशन या डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब मेरी क्लास होगी ना, अभी आप लोग देखोगे जो पेड वाले बच्चे हैं वो तो अब देखना शुरू करेंगे। आज पेड में मेरी पहली क्लास है, ठीक है, क्योंकि 20 को बिहार के अंदर चला गया था पेपर कैंसिल के लिए। तो आप लोग देखोगे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो मैं ऑप्शन के थ्रू आपको समझाता हूं, और अगर आपने चीजों को समझा, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चीजों को समझना,
जितना भी मैं चीज आपको समझाता जा रहा हूं, एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, उसमें ये मत सोचना कि बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत चीजें डिटेल में बता रहे हैं, वही काम आएगी भाई आपके। वरना मैं सीधा क्वेश्चन बताऊंगा, हल्का सा बताऊंगा, आगे निकल जाऊंगा, उसमें कुछ फायदा आपका होने वाला नहीं है। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, रोट लर्निंग नहीं करनी, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ओर यहां पर जाना है। अब दो पॉइंट आपके सामने आ गए, इक्विटी या इक्विलिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विटी, क्योंकि समावेशन अगर हमें बच्चों का करना है, अगर हमें सभी बच्चों का समावेशन कर रहा है, तो किसके माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा, इक्विटी के माध्यम से यहां पर पॉसिबल हो पाएगा। सो राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर, यानी कि समता इक्विटी पर सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताओ किसके साथ जा रहे हो, ए के साथ यहां पर जा रहे हो। ठीक है, जनवरी वाला बैच नहीं चला सर, जनवरी वाला भैया आपका चल गया होगा, देखें पूछ रहे हैं, चल रहा होगा जनवरी वाला, जिन्होंने जनवरी के अंदर एडमिशन लिया होगा। ठीक है, और बैच तो आपका एक साल बढ़ा ही दिया है मैंने। अगला देखिए, अगला डिफिकल्ट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो वर्ड है, कुछ वर्ड मैंने एक साथ पेयर के अंदर लिए, जोड़ों के अंदर लिए। ठीक है, देखिए, एक आपका कंटेक्चुअल जिसको संदर्भित कहा जाता है, एक आपका डिकंटेक्चुअल जिसको गैर संदर्भित, असंदर्भित भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं आपके सामने कंटेक्चुअल की बात करूं, संदर्भित की बात करूं, इसमें क्या होता है, अगर हम बच्चों को कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं या बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है, तो उसको हमें कनेक्ट करके यानी कि जोड़कर पढ़ानी है। ठीक है, संदर्भ के अकॉर्डिंग पढ़ानी है, यानी कि जोड़कर हमें उस वाली चीज को यहां पर पढ़ाना है। ठीक है, अब वो कैसे पढ़ाना है, अब ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग अगर सीडीपी को खोलकर देखोगे, ये वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। तो मैं आपको संदर्भ के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, ये नहीं कि ये वर्ड मान लीजिए पता चला आपके एग्जाम में नहीं आते, फिर भी मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं, आप लोग पढ़ते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंटेक्चुअल हो जाएगा, नहीं ये संदर्भित नहीं होगा, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं कर रहे, और मैं आपको यहां पर जोड़कर नहीं पढ़ा रहा चीजें, तो आपका डिकंटेक्चुअल हो जाता। अगर ये किसी इस वाले सीटेट में नहीं आते या सीडीपी के अंदर नहीं आते, दूसरे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते। ठीक है, तो ये जो आपके सामने में आज जो डिफिकल्ट वर्ड बता रहा हूं, इसको आपके सब्जेक्ट से जोड़कर बता रहा हूं कि किस प्रकार अगर आपने डिफिकल्ट वर्ड के बारे में समझ गए, तो आपका क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी, आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। तो कंटेक्चुअल यानी संदर्भित के अकॉर्डिंग यहां पर जो टीचर होता है, संदर्भ के अकॉर्डिंग यानी कि जोड़कर यानी कि कनेक्ट कर बच्चों को यहां पर पढ़ाता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है उसको यहां पर सुचारू रूप से चलाता है। और डिकंटेक्चुअल आप लोग समझ गए, नेगेटिव हो जाएगा, आपको संदर्भ के अकॉर्डिंग यानी कि जोड़कर उसको पढ़ाना है। ये नहीं कि पता चला सीडीपी पढ़ा रहे हैं, सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, पता चला इसके अंदर टेट का घुसेड़ दिया, ऐसा नहीं करना। अब क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, टूटो भैया क्वेश्चन के ऊपर दे दे भैया, इनको बोलो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के यानी कि लर्निंग के दौरान योगदान नहीं देती है। अब देखिए, अभी आप लोग क्या काम करो, अधिगम करो यानी कि लर्निंग करो, आप लोग सीख रहे हो, डिफिकल्ट वर्ड के बारे में आप लोग सीख रहे हो। अच्छा, कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड है, और ये बार बार आते हैं आपके एग्जाम में, यहां से ये मान के चलिए कुछ ही वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो शायद ना एग्जाम में, वरना ये हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की यहाँ पर अभी लर्निंग चल रही है, तो आपकी लर्निंग में कौन सा यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करता, कौन कौन इसमें योगदान नहीं देता, वो आपको बताना है। पहला संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कैटेगरी क्या बोला मैं भी, कैटेगरी के अंदर इसको बांटने का वर्गीकरण, तीसरा कंसेप्चुअलाइजेशन यानी कि वैचारिकता, और चौथा डिकंटेक्चुअलाइजेशन यानी कि गैर प्रासंगिकरण। देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। टेढ़ा क्वेश्चन कैसे, अधिगम के दौरान जो योगदान नहीं देता, तो योगदान तो डिकंटेक्चुअलाइजेशन नहीं देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कंटेक्चुअलाइजेशन हो जाता तो आपका ठीक हो जाता, क्योंकि आपकी अधिगम चल रही है और मैंने आपको कुछ और पढ़ा दिया जो दूसरे एग्जाम में आता है, जिसका सीटेट या सीडीपी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिकंटेक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, जो आपके अधिगम के दौरान आपको योगदान नहीं देगा, नेगेटिव चीजों की तरफ आपको लेकर जाएगा। ठीक है, कंसेप्चुअलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, वैचारिकता की बात करूं, आपका पूरा पेपर ही इसी पर आधारित है कि आपको चीजें रटनी नहीं है, चीजें समझनी है। अगर आप लोग यहाँ पर अधिगम कर रहे हो ना, तो आपको कंसेप्ट को समझ समझ कर यहाँ पर करना है, रट्टू तोता यहाँ पर आपको नहीं बनना है। तो क्या काम करना है, चीजों को समझ समझ कर करना है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ये भी आपका हो जाएगा, आप यहाँ पर चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा सर, आप डिफिकल्ट वर्ड बता रहे, उसके बाद ये उसको सीडीपी से कनेक्ट करके पढ़ा रहे, और इसके बाद ये तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिल रहे। तो आपने यहाँ पर जितना आपके माइंड के अंदर स्कीमा था, ठीक है, अब ये स्कीम सब मैं आपको बता दूंगा जब क्लास चलेगी, इसको आप लोग रीऑर्गेनाइज करते जा रहे हो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो रही है। देखो, अगर यहां पर बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी के अंदर बांटने की बात, उनके सेग्रेशन की बात आ जाती, उनके अलगाव की बात आ जाती, ये ऑप्शन भी आपका नेगेटिव हो जाता, जो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता। बट एग्जामिनर ने सिर्फ इतना दिया, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के अंदर क्या हो जाएगा, जब आप लोग यहां पर लर्निंग कर रहे हो यानी कि सीख रहे हो,
और इस सीखने के दौरान मान लीजिए टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, या मान लीजिए बच्चों को जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग आपको चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग टेक्निक से पेडागोजिकल अप्रोच के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रकार की कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने अपने रिसोर्स को यहाँ पर बांट लिया, और आप लोगों ने भी अधिगम के दौरान इसको कैटेगरी के अंदर बांट लिया। यार सीडीपी का ये सेक्शन है, ये डिफिकल्ट वर्ड का सेक्शन है, ये थ्योरी का यहाँ पर सेक्शन है, ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट आते हैं उनका सेक्शन है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने बांट लिया, तो ये नेगेटिव नहीं है। बच्चों को जब उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बांटा जाता है वो आपका नेगेटिव माना जाता है। लेकिन यहां अधिगम के दौरान अगर आप अपने कंसेप्ट को समझबूझ को बांटकर, ठीक है, उसको करोगे तो नेगेटिव नहीं माना जाएगा। तो नेगेटिव सिर्फ आपके इसके अंदर गैर प्रासंगिकरण यानी कि डीकंटेक्चुअलाइजेशन आपको सामने हो जाएगा, जो आपके सामने इसको योगदान नहीं देते। तो आंसर यहां पर आपका फोर्थ आंसर यहां पर से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आपने क्या चीज देखी, आपको बच्चों को कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं बांटना, लेकिन आप लोग अपने सब्जेक्ट को या टीचर अपने किस प्रकार से अपना लेसन प्लान तैयार कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटकर आपको दे सकता है। जैसे मैंने कैटेगरी के अंदर बांटा, सबसे मैंने यूट्यूब पर पहले आपको सिलेबस बताया, जिन बच्चों ने नहीं देखा यूट्यूब पर देख लेना, सीटेट सिलेबस या सीडीपी सिलेबस वाइज सचिन सर मेरा नाम जरूर लिख दिया करो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पीवाईक्यू बताया, उसका एनालिसिस करके बताया, तो वो भी आप लोग सर्च मार के यूट्यूब पर देख लिया करो। उसके बाद मैं डिफिकल्ट वर्ड बता रहा हूं और कल आपको बता दूंगा यूट्यूब क्लास कैसे चलेगी। तो मैंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग बांटा, मैंने आप लोगों को नहीं बांटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग मैंने आपका विभाजन नहीं करा है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहां पर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, सिर्फ नेगेटिव आपका ये है, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग चीजों को, ठीक है, और समझते जाइए, ठीक है, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, सारी चीजें समझनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, एक्सीलरेशन आपके सामने आ गया, यानी जिसको आप लोग कह सकते हो त्वरण, यानी कि गति संवर्धन वर्धन, इसको आप लोग कह सकते हो। जैसे एक्सीलरेट आपने सुना है ना, जैसे गाड़ी वगैरह आप लोग चलाते हो, ठीक है उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके नोन में यानी जान पहचान में, या इनफैक्ट आप में से कुछ हो सकते हो, मेरे साथ भी ये चीज हुई थी। अगर बच्चा कोई टैलेंटेड है, हालांकि मैं टैलेंटेड नहीं था स्कूल तक, मैं एवरेज था, ठीक है, मैं यहाँ पर एवरेज था। एवरेज बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो आईक्यू लेवल होता है उनका 90 से लेकर 109 तक उनका आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। गिफ्टेड का आपका 140 प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ज्यादातर एवरेज के अंदर आते होंगे, कुछ बच्चे गिफ्टेड के अंदर भी आते होंगे। अगर टीचर को पता लग जाए कि यार बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है, हम उसको कोई काम दे रहे हैं और कम टाइम में दूसरे बच्चे के मुकाबले में उसको जल्दी कर रहा है और एक्यूरेट कर रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो बच्चे की जो एबिलिटी है वो इस क्लास के अकॉर्डिंग ज्यादा है। तो टीचर वहां पर क्या काम करता है, टीचर वहां पर प्रिंसिपल को वाली बात बताता है, प्रिंसिपल वहां पर उसको कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, कुछ टीचर्स के द्वारा उसके टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। अगर बच्चा उनके अंदर भी इसी प्रकार की परफॉर्मेंस देता है, तो टीचर क्या काम करता है, उसको एक सिस्टमेटिक वे के थ्रू, मान लीजिए बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर है तो उसको सेकंड क्लास में प्रमोट कर देता है कि बेटा आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास सही नहीं है, सेकंड क्लास आपके लिए ठीक बनती है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या काम कर दिया, उसको प्रमोट कर दिया, ठीक है, गति संवर्धन कर दिया, त्वरण कर दिया, एक्सीलरेट दे दिया उसकी पढ़ाई के अंदर, ठीक है, आप लोग समझिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है कि एक स्कूल में एक प्रतिभावान यानी कि एक गिफ्टेड एक टैलेंटेड बच्चा है, उसको कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में उसको प्रमोट कर दिया, यानी कि सीधे उसको प्रमोट कर दिया। मान लीजिए 5th क्लास में उसको 6 में कर दिया, 8th क्लास में उसको 10th क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो गिफ्टेड बच्चा है, जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, उसको पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन आपके सामने यहां पर सही हो जाएगा। अब जैसा आपको सामने दिख रहा है एनरिचमेंट, एनकरेजमेंट या सिंथेसिस, ये सब क्या बला होती है, जब मेरी क्लास चलेगी, जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको सारी एक एक करके ऑप्शन को डिटेल में समझाऊंगा, ये सब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो मैंने आपके सामने चीज बताई, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। थैंक यू सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 105 नंबर आए थे, ठीक है, वेरी गुड भाई, लेकिन 105 से भी और ज्यादा कोशिश करिए, 130 प्लस लेकर आइए, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में 105 भी मैं ठीक है नॉर्मल मानूंगा, ठीक है, वो भी खासकर सीटेट जैसे एग्जाम में। अगला देखते हैं, अगला डिफिकल्ट वर्ड है मेटाकोग्निशन, ठीक है, जिसको अधिसंज्ञानात्मक या परासंज्ञान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कुछ ऐसी टर्म्स होती है उनको आप लोग इंग्लिश में याद करिए। जो मेरी सीटेट की किताब भी आने वाली है सीडीपी की, उसमें ज्यादातर टर्म के मैंने फोकस करा है कि उसको बाइलिंगुअल करो, और इंग्लिश के ऊपर तो पूरा फोकस रहता है ऐसी डिफिकल्ट टर्म को, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इनका एक मीनिंग होता है और हिंदी के अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे अधिसंज्ञान, अधिसंज्ञानात्मक, परासंज्ञान, ऐसे देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर मत टूटना, मतलब देखो मेटाकोग्निशन का क्या मतलब होता है। जो हमारे डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वयंगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इसमें से जो हमारा स्वयंगात्मक कह रहा हूं, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है,
उस मस्तिष्क के विकास में एक टर्म देखने को मिलती है आपकी मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चा अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और आदमी सोचता किसके माध्यम से, अपने दिमाग अपनी बुद्धि के बारे में माध्यम से सोचता है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा ये आपके कोग्निटिव यानी कि आपके मानसिक विकास से आपका संबंधित है, उसी के अंदर ये आपका कंसेप्ट आता है मेटाकोग्निशन का। तो यहां पर बच्चा क्या काम कर रहा है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड बता रहा हूं, आप लोग इन डिफिकल्ट वर्ड के बारे में सोच रहे हो, अच्छा ये भी वर्ड आता है, अरे ये तो सर ने कुछ नया वर्ड बता दिया, ठीक है, इससे पहले तो मैंने देखा नहीं था, इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। और धीरे धीरे करके आप इसकी गहनता के अंदर चले गए, इसकी गहराई के अंदर चले गए और इसको कनेक्ट करते चले गए। हाँ भाई ये सीडीपी के अंदर भी आएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने जो सोचना शुरू करा वो डिफिकल्ट वर्ड के बारे में सोचना शुरू करा, और इनके बारे में सोचते सोचते कनेक्ट करते करते आप पूरे सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट है उससे कनेक्ट कर गए, यानी कि इसकी गहराई के अंदर तक आप लोगों ने जाकर सोचना शुरू कर दिया। तो जहां पर बच्चा या कोई भी XYZ अपने चिंतन के बारे में चिंतन करना शुरू कर दे, अपने सोच के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो उसको कहा जाता है आपका मेटाकोग्निशन। यहां पर उसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है कि बच्चा इस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया को करे, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ये उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर ले लेते हैं हम, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, अभिकथन यानी कि अजर्सन दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए, ये जो अजर्सन यानी कि अभिकथन और आपके कारण वाले क्वेश्चन है, ये इससे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे। जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है तब से डाले गए, और इनको वही बच्चा कर पाएगा जिसने कोई भी कंसेप्ट हो या कोई भी पेडागोजिकल अप्रोच के थ्रू यहां पर वो पढ़ रहा हो, जिसने चीजों को समझा, ठीक है, तो वही इनको आंसर कर पाएगा। रट्टू तोते का हाल बेकार हो जाएगा और वही फेल वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, और जिसने समझ लिया वो बच्चा पास और टॉपर की कैटेगरी के अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है अभिकथन आपके सामने, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी जो चिंतन प्रक्रिया होती है, जैसे आप लोग अपनी चिंतन प्रक्रिया कर रहे हो इनके बारे में सोचकर, डिफिकल्ट वर्ड के बारे में, उसके बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हो। मैं आपसे कह रहा हूं इन डिफिकल्ट वर्ड को कनेक्ट करो सीडीपी से, पूरी सीडीपी से, और फिर बाकी के सब्जेक्ट से कनेक्ट करो। तो इस प्रकार की चीजों को मैं इंकरेज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप लोग कनेक्ट करते जा रहे हो। देखिए जब टीचर जो होता है, जो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज होता है, जो पूर्व ज्ञान होता है, उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। क्योंकि लेसन प्लान के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है, सबसे पहले क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने से पहले आपको बच्चे के पूर्व ज्ञान को देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक बच्चे को आप पढ़ा रहे हो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी बच्चे को है या नहीं है। अगर है तो उससे पूछो कि कितनी नॉलेज है, और इसके अकॉर्डिंग फिर अपनी जो शिक्षण व्यवस्था है, प्रक्रिया चलती है, उसको आप लोग यहां पर चलाइए। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बच्चे के तरीके में या बच्चे के सोचने के बारे में जो बच्चा डिटेल में सोचता है और उसको टीचर यहां पर इंकरेज करता है, तो यही काम उसको यहां पर करना चाहिए। तो अभिकथन आपके सामने, ठीक है, ऐसा क्यों करना चाहिए, अभिकथन के सामने सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। जैसे ही अजर्सन या अभिकथन आपके सामने देखने को मिले, इनके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगर क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग कारण ठीक दिया हुआ है तो ठीक है, गलत दिया हुआ है तो गलत है। तो इस प्रकार आपको ये चीजें बतानी है। अब कारण क्या दिया है कि जो अधिसंज्ञान होता है, जो मेटाकोग्निशन होता है, वो उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आप लोग होर्स लोर्स पढ़ोगे, ठीक है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो उसमें जो होर्स होते हैं, ठीक है, जो उच्च क्रम के जो संज्ञानात्मक कौशल होते हैं, जिसमें आदमी संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, मूल्यांकन यहाँ पर करता है, उसमें आपका अधिसंज्ञान एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है और आपके विकास में मदद करता है। इसलिए अधिसंज्ञानात्मक के रूप तौर पर एक टीचर को बच्चे की अपनी जो प्रक्रिया होती है चिंतन के बारे में, उसको सोचने के बारे में एनकरेज करना चाहिए। तो दोनों ठीक है, और आर इसकी एक ही सही व्याख्या कर रहा है। सो राइट आंसर यहां पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बहुत ही तड़कता भड़कता, ठीक है, और जिसके ऊपर पूरी जो शिक्षण व्यवस्था है इस वर्ड के ऊपर मतलब आज की डेट के अंदर टिकती जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आप लोग आलोचनात्मक चिंतन या समालोचनात्मक चिंतन भी कहते हो, लेकिन इसको क्रिटिकल थिंकिंग के नाम से भी आप लोग देख लेना। इसके ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है। जब आप लोग फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग जाती है, 1 साल बाद जॉब लग जाती है, तो बच्चे का जो पहले असेसमेंट होता था, ठीक है, वो बच्चे का असेसमेंट पहले नंबर्स में ग्रेड के अकॉर्डिंग होता था। बट जो अब बच्चों का असेसमेंट होता है, लाइक आपके जो केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके स्कूल होते हैं, ठीक है, उसमें जो टीचर की डायरी होती है, इनफैक्ट उसमें कॉलम बनाकर चलते हैं। उस कॉलम के अंदर जो बच्चे का असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है, ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके कितनी चीजों को समझा है, कितनी चीजों को यहाँ पर वो अपना कुछ नए कंसेप्ट यहाँ पर बना पाया है। तो उसका जो बच्चे का असेसमेंट होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग होता है। अब ये बला क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, देखिए एक चीज तो यह है, मैंने आपसे कह दिया कि भाई मैं आज की वीडियो के अंदर, आज क्लास के अंदर आपको ये बता रहा हूं, इसी से सारा पेपर छपा आ जाएगा। तो आप में से बच्चे यहाँ पर दोनों बढ़ जाएंगे, एक कहेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया सर जी, मजा आ गया, इसमें से पूरा पेपर छप जाएगा, हम तो इसी को कर जाएंगे यहाँ पर।
एक पहली कैटेगरी के बच्चे यहां पर हो गए, दूसरे बच्चे ने कह दिया वो लगाते हैं हर चीज के सामने क्वेश्चन मार्क। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? एक वीडियो से, एक क्लास से, एक नोट से, एक कोर्स से कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, उन्होंने जो भी बात उसको बताई उसको इंप्लीमेंट नहीं करा, उन्होंने खुद अपनी बुद्धि का यूज करा। पहले देखते हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं। सबसे पहले बच्चे ने उठाया पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने कहा हाँ यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो इनके यहां से फंसते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने उठाई एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है। तो एनसीईआरटी की किताब उठाई, हाँ यार एनसीईआरटी में से जो इन्होंने बताया वो पेपर के अंदर आता है, ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देखा उसने, उन्होंने टीचिंग स्टाइल देखा, यार किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, क्या वो ठीक भी पढ़ा रहे या एमए पढ़ा रहे? हाँ यार ये यहाँ पे भी ठीक पढ़ा रहे। तो बच्चे ने जब अपना पूरा यहाँ पर मनन करा, ठीक है, चिंतन यहाँ पर करा, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज करा, कि जो आप मुझे बताओगे मैं एज इट इज उसको नहीं मानूंगा, मैं हर चीज को तोल परख कर यहां पर करूंगा, सोच समझ करूंगा और फिर खुद का एक डिसीजन लूंगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात आपकी शिक्षा नीति 2020 के अंदर कही हुई है, और इसी के अंदर सारी चीज आपकी घिरी हुई है। और आपका जो एग्जाम है वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित है। अगर आपने चीजों को समझा, महसूस किया, अपनी तरफ से कंसेप्ट निकाले, ठीक है, तो आप लोगों का ये एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पास कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, ये क्रिटिकल थिंकिंग इस वाले में यूज मत करना, ये पूरे देश भर के अंदर आप लोग किसी से भी पूछ लेना, कोई नेगेटिव आपको नहीं बताएगा, ठीक है। सीटेट के लिए अगर आपको पास करना है तो सचिन सर की क्लास ले जाओ। फिर भी मैंने कहा, मान लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है, मेरी चीज मेरे ऊपर ही भारी पड़ती है, लेकिन मैं स्टूडेंट को सच बता देता हूँ, ये काम आपको करना है, ये नहीं करना, ठीक है। बाकी डिसीजन आपका। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दो भाई। पोल आपके सामने आ गया, कथन आपके सामने आ गया है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अब हमारी क्लासरूम में जब हम अपनी मैडम से क्वेश्चन पूछते थे, छुट्टे और डांट के बैठा देती थी। एक दो मैडम ठीक सी थी जो कभी कभी आंसर दे देती थी। आपके स्कूल में कौन से टीचर थे जो आपके क्वेश्चन का आंसर देते थे, और कौन सा खड़ूस थे जो नाराज हो जाते थे, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते थे? बट एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपकी क्लासरूम का जो माहौल होना चाहिए वो इंक्वायरी बेस होना चाहिए, जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर सके, ठीक है, जितना भी हो सके अपनी इंक्वायरी को पूछ सके। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, पहले का टाइम मतलब इतना पुराना टाइम नहीं हो, ठीक है, हम लोग इतने पुराने नहीं है। टीचर का एक बड़ा फेमस डायलॉग होता था कि बेटा अगर तुझे एक बार समझ में ना आए तो मेरे से 10 बार पूछ। एक बार मैंने टीचर के मजे लेने के लिए पूछ लिया, मैंने कहा सर ये वाली चीज समझ में नहीं, अच्छा आ जाए, इसमें क्या समझ में नहीं आया तुझे, ले ये ऐसे ऐसे है। उसने मुझे समझा दिया, मैंने कहा सर दोबारा समझ में नहीं आया, अच्छा अरे इसको ऐसे ऐसे ऐसे, मैंने कहा सर समझ में नहीं आई, ये यहां से कैसे आ गई? तेरा ऐसा मुंह तोड़ूंगा दबा के, चुपचाप वहां पे बैठ जा बस भाई। 3 बार में टीचर के तोते उड़ गए यहाँ पर। जबकि जितनी बार बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है तो इसका मतलब गलती टीचर की है, आपके समझाने के अंदर गलती है जो बच्चों को समझ में ना आए। हालांकि मैंने तो शैतानी करी थी, जानबूझ के मजे ले रहे थे टीचर को। तो यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर सके, उसके अंदर जो उसकी जिज्ञासा होती है उसको ज्यादा से ज्यादा टीचर को बढ़ाना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए कि बेटा पूछ मेरे से, एक बार नहीं 10 बार पूछ, 100 बार पूछ, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर आपको डालनी चाहिए, और टीचर को सवाल पूछने के लिए बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित भी यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। और आपकी क्लास में कुछ शैतान बच्चे ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे, आपको बड़े प्यार से उनके साथ हैंडल करना पड़ेगा, वरना पनिशमेंट आप नहीं दे सकते, उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकते आप उनके साथ में, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ पर? अब देखिए, अब इसमें जो तर्क दिया है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए सवाल पूछने के लिए, तो क्यों करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क लगा दो सीधा। तर्क इसमें यह दिया है कि जो सवाल पूछना होता है, बच्चा जो क्वेश्चन पूछता है वो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने कहा सीटेट के एग्जाम के लिए मेरी एक क्लास देख लो, मेरा कोर्स देख लो, या मेरे वाले नोट्स पढ़ लो। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या काम कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों सर आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या आपके ये चीज आई है, क्यों सर क्या हम इसमें एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं जो आपके द्वारा आई हुई है? तो जितना बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंक्वायरी करता है, वो उसके डेवलपमेंट में, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के में बहुत पॉजिटिव यहाँ पर सपोर्ट निभाता है। तो दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? आप लोग यहाँ पर फर्स्ट के साथ, सभी लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, बहुत सही आप लोगों ने बताया। अगले के बारे में नजर डाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? रट्टा तो नहीं लगा रहे किसी चीज का, समझना ही आपको, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। अगेन आपका एक डिफिकल्ट वर्ड आपको देखने को मिलता है, मानकीकृत, ठीक है, जिसको कहीं कहीं पर मानक भी देखने को मिलता है। स्टैंडर्डाइज आपको देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्डाइज आपके सामने टेस्ट लिखा होगा, कभी कभी, कभी कभी आपके सामने पेपर भी लिखा रहता है, कभी कभी आपके सामने असेसमेंट यानी कि आकलन या मूल्यांकन भी लिखा रहता है। और जहां भी लिखा रहता है मेरा नाम लेकर इसमें ऐसा काटा मानना, बाकी सब मैं देख लूंगा।
देखिए सिंपल से एक बात बताइए, आपका जो सीटेट का एग्जाम है 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आता है। 150 में से जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो 90 वाला पास माना जाएगा। जो मान लीजिए अदर कैटेगरी का बच्चा, लाइक आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, तो वो 82 पर पास माना जाता है। तो यहां पर आपके सीबीएसई ने एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय कर दिए कि जो बच्चा इतने नंबर लाएगा वो पास माना जाएगा, अदरवाइज वो आपकी फेल की कैटेगरी के अंदर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे के यहाँ पर इसके तो 90 है, जिस बच्चे के यहाँ पर 89 आ गए, या जिस बच्चे के कैटेगरी वाले के यहाँ पर 81 आ गए, ठीक है, तो क्या ये काबिलियत नहीं है इन बच्चों के अंदर जो सिर्फ एक नंबर से फेल हो रहे हैं? आप लोगों के बात ध्यान रखनी, सीबीएसई किसी बच्चों को फेल करने के लिए इतना डरता है, मतलब फेल वर्ड भी यूज नहीं करता। रिपोर्ट कार्ड भी इनफैक्ट बच्चों को दी जाती है, फेल नहीं लिख सकता, स्टार लगा देता है। मतलब इतना डर है सीबीएसई के अंदर, मतलब आपके वाले में नहीं, आपके में तो सीधा काटेगा, तुम फेल तुम पास। मैं छोटे बच्चे को परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी, जो बच्चे गलत स्टेप उठा लेते थे कम नंबर आने की वजह से, या एक दबाव होता था पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा उनके ऊपर, तो गलत स्टेप उठा लेते थे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मेरे एक दो दोस्त ऐसे थे 90% प्लस लाते थे, 95 लाते थे, उनके पिताजी बेल्ट से मारते थे उनको। मैंने कहा बता यार, हमारी इतनी आ गई तो हम तो पार्टी देते फिरेंगे। तो ये बच्चे को ऊपर दबाव रहता था, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पर गलत स्टेप उठाए, तो सरकार ने वहां पर एक्शन लिया कि भाई हम यहाँ पर किसी बच्चों को फेल नहीं करेंगे, नो डिटेंशन पॉलिसी आई। जब ये पॉलिसी धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट होती गई हमारे देश के अंदर, तो इसके कुछ दुष्परिणाम यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर क्या हुआ, जो बच्चे का जो बेस होता था वो शुरू से वीक होना शुरू हो गया, और बच्चों को फेल नहीं कर सकते, वो प्रमोट हो गया, अगली क्लास के अंदर जाता रहा। जैसी वो अगली क्लास तक गया, आगे की क्लासों तक, लाइक आपका मान लीजिए 8 तक गया, 10 तक गया, लेकिन उसकी जो नींव थी वो खोखली हो चुकी थी, क्योंकि फेल कर नहीं सकते, बार बार उसको प्रमोट करके आगे क्लास में लेकर जाया जाता था। तो यहाँ पर एक कमेटी बनी, ठीक है, आई थिंक 2017 के अंदर बनी थी, अगर मैं एग्जैक्ट मुझे ध्यान आ रहा है, ठीक है। उस कमेटी के अंदर जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, उसके अंदर कुछ संशोधन करने की बात कही गई कि भाई ठीक है, बच्चों को फेल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप तो हम ला सकते हैं ताकि जो बच्चे का जो बेस वीक होता जा रहा है उसको यहाँ पे ठीक किया जा सके। जो स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या होती है, आपने देखा होगा सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी के बाद कोई बच्चा छोड़ देता है, कोई बच्चा अपर प्राइमरी के बाद छोड़ देता है स्कूल को, 10th क्लास तक आते आते तो ग्राफ बहुत ज्यादा गिर जाता है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर अभी मैं करंट अफेयर की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बीपीएससी के अंदर जैसे पढ़ाता हूँ, बिहार ने बहुत बड़ा मतलब एक यहाँ पर रोल निभाया। 10th तक ड्रॉप आउट की जो समस्या है वो बिहार के अंदर नहीं मिली, सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ जो करी बिहार ने करी, मतलब जो 10th क्लास तक के बच्चों ने स्कूल के ड्रॉप आउट की समस्या नहीं करी। तो यहां पर जो आपके ऐसे मानक सेट होते हैं जहां पर बच्चों को सीधा 100 में से 33 आ गए तो पास, अदरवाइज आपको पास नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार के मानक कभी भी आपको सेट नहीं करने, और इन मानकों के आधार पर बच्चों को कभी भी आपको विभाजन नहीं करना है। जैसे आप पर बच्चों का विभाजन आपका कर दिया जाता है, ठीक है, और आपका होगा, अगर पास हो गए तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसी प्रकार के विभाजन को झेलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या दे दिया, अभिकथन आपके सामने क्या दिया हुआ है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, जो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं, कोई अगड़े समाज का, कोई पिछड़े समाज का, कोई अमीर घर का बच्चा है, कोई गरीब घर का बच्चा है, तो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आप लोग भी हो। तो ऐसी पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। मैंने कहा स्टैंडर्डाइज आपके सामने टेस्ट हो, पेपर हो, आकलन हो, मूल्यांकन हो, करिकुलम हो, ठीक है, यानी जो पाठ्यचर्या है वो हो, या करिकुलम के अलावा आपका सिलेबस हो, कभी भी मानकीकृत नहीं करनी चाहिए। हमेशा बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग करनी चाहिए, यानी कि मानकीकृत के जगह होना चाहिए आपका लचीली लचीली पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल आपकी करिकुलम यहां पर होनी चाहिए। अगर बच्चा कोई चीज समझ नहीं पा रहा है तो अपने जो मेथड्स है उसके अंदर चेंज करिए, टीएलएम के अंदर चेंज करिए, यानी कि बच्चों के अंदर आपको चेंज करना है। सिंपल सी एक बात समझनी है, जो आपका सिस्टम है ना वो सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बच्चा सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकता है। और अगर बच्चा फेल होता है तो समझ लो पूरा सिस्टम फेल यहां पर हो गया, ठीक है, ये बात आप समझ लेना। सबसे जो पावरफुल है वो आपका बच्चा, उसके सामने कोई किसी की औकात नहीं है, ठीक है। तो मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए। तर्क इसमें यह दिया है क्यों नहीं अपनानी चाहिए, क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। अब यार एक बात बताओ, अब व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे ध्यान में रख लेगी? मान लीजिए आप में से कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, किसी का चैट में करने में, आपस में बात में मन कर रहा होगा, तो सभी व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे ध्यान में रख रही है? यहां तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, जो इतने नंबर लाया वो पास, जो इतने नंबर लाया वो फेल। यहां पर तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में नहीं रख रहा, तो दोनों गलत है। तो आंसर यहां पर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे ये जो मानकीकृत वर्ड है, और डेफिनेटली मतलब ये मान के चलिए 99% आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।
चलिए बात करते हैं अब आपके सामने नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। ये आ गया आपके सामने सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं, यार मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ। कोई लड़कियां भी कहती है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं वो सेंसिटिव कैसे होते हैं, ठीक है, मेरी समझ से बाहर है सेंसिटिव की। जबकि सेंसिटिवनेस के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया प्रकार की व्याख्या की हुई है, एक टीचर के परिप्रेक्ष्य में और एक बच्चे के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। पता नहीं है जो लड़कियां लड़कियां कहते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, पता नहीं कैसे सेंसिटिव है, जैसे वो दांतों के अंदर वो लग जाता है, ठंडी सी लगती है एकदम, तो सेंसिटिव दांत हो जाते हैं, कभी भी उस प्रकार के हो। आपको एक बात ध्यान रखनी है, सेंसिटिव आपको होना है, ठीक है, सेंसिटिव आपको खुद होना है। किसके प्रति सेंसिटिव होना है? आपको सेंसिटिव होना है बच्चों के प्रति। किसके प्रति? बच्चों के प्रति, ठीक है। कि मान लीजिए आपकी क्लासरूम में कोई अगड़े पिछड़े, अमीर गरीब, कम आईक्यू लेवल, ज्यादा आईक्यू लेवल, बिना इंटरेस्ट वाला अगर स्कूल के अंदर बच्चा आ रहा है, तो आपको उन बच्चों के प्रति सेंसिटिव होना है और उनको एक समावेशन शिक्षा के अनुरूप ढालकर उनको शिक्षण व्यवस्था यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। तो ये बात आती है एक टीचर की संवेदनशीलता की बात आती है कि उसको अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील होना है और उसको वो चीजें बतानी है ताकि बच्चा भी आगे जाके सेंसिटिव हो सके। और किसके प्रति सेंसिटिव हो सके, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपके बाकी के दर्ज के सब्जेक्ट में देखने को मिलता है, लाइक आपका ईवीएस हुआ, सोशल साइंस हुआ, कि बच्चों को जो सेंसिटिव होना है वो बच्चों को सेंसिटिव होना है अपने एनवायरमेंट के प्रति। जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट के अंदर पेड़ पौधे आ गए, तो टीचर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिंदा बचेंगे? पेड़ पौधे जो है बहुत जरूरी होता है हमारे मतलब ग्रह के लिए। आपको जानवरों के प्रति सेंसिटिव होना है, इसलिए आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबों में, खासकर आपकी ईवीएस की किताबों में जो आपकी 3rd 4th 5th क्लास होती है, वहां पर इस प्रकार के जानवरों के बारे में बताया जाता है। और शुरुआत में ही किताबों के में लिखा हुआ है कि बच्चों को आपको सेंसिटिव बनाना है एनवायरमेंट में जो आपके जानवर भी होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट सेंसिटिव जो बनाया जाता है बच्चों को जेंडर के प्रति भी सेंसिटिव बनाया जाता है, और टीचर को भी जेंडर के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। मेल या फीमेल, बच्चे या बच्ची, दोनों के बीच में किसी प्रकार का उसको डिफरेंस नहीं रखना चाहिए, और बच्चों को भी आगे ऐसे मोटिवेट करना चाहिए कि दोनों इक्वल होते हैं, आपको किसी के बीच में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो आपका सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये वाला टर्म नहीं होता है जो लड़कियां लड़कियां बोलती है मैं बहुत सेंसिटिव हूं, ठीक है। अब इसमें अभिकथन क्या दिया है, देखिए वो देखते हैं दर्शन क्या दिया हुआ है। अभिभावकों यानी जो पेरेंट्स होते हैं और जो अध्यापक होते हैं, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था जो अनुभव होते हैं, ठीक है, यानी कि जो उनका चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है, बचपना जो होता है उनका बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल ठीक बात है, ये सुनिश्चित करना चाहिए। एक बात आपने देखी होगी, आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बच्चे का, ठीक है, मतलब उसको एक क्रांतिक अवधि कहा जाता है। अगर मैं हिंदी के अंदर ही बात करूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर बच्चे की बाल्यावस्था के दौरान अगर उसके साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है या किसी प्रकार की ऐसी अनैतिक घटना हो जाती है, वो पूरे जिंदगी भर जब तक बच्चे की उम्र रहती है तब तक उसके दिमाग में, उसके जहन में रहती है। हालांकि उसका प्रभाव टाइम के साथ कम होता जाता है, लेकिन बच्चा उस घटना को कभी नहीं भूलेगा जो बचपन में उसके साथ यहाँ पर घटित होती है। इसलिए जो आपका चाइल्डहुड होता है, और चाइल्डहुड के अंदर भी अगर मैं बात करूं, अर्ली चाइल्डहुड की बात करूं, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ना, सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है भाई आपका। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चा होता है, यहाँ पर 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है, और 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा जो चीजें सीखता है वो सीखता है इमिटेशन यानी कि अनुकरण के माध्यम से। जैसा भाषा उसके घर में बोली जाएगी उसी को बच्चा यहाँ पर अनुकरण कर लेगा, यानी कि कॉपी कर लेगा, खुद भी ऐसी बोलना शुरू कर देगा। जैसा व्यवहार उसके घर में उसकी फैमिली के करते हैं वैसे ही व्यवहार वो करना शुरू कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जब अपने बचपने की अवस्था के अंदर होता है, उसके सामने आपको हमेशा एक आदर्श और स्टैंडर्ड अपने आप को यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है चाइल्डहुड के अंदर या अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, और बच्चों को जो संवेदनशील आपको बनाना होता है यही से शुरुआत करनी होती है। ये नहीं कि एक बार बड़ा हो गया फिर उसको समझाओगे नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है, फिर तो चिड़िया चुग गई खेत, फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। इनफैक्ट जब आपकी शिक्षा नीति 2020 बन रही थी, तो मतलब जो काफी सारे रिकमेंडेशन गए थे हमारी तरफ से भी, मतलब बहुत सारे सुझाव थे जो हमारे साथ में लोग थे, ठीक है। तो एक रिकमेंडेशन ये था कि जो बच्चा जब होता है, ठीक है, जैसे शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की स्टेज बता दी, फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। अब फाउंडेशनल में बच्चा जब जाएगा वो 3 साल में जाएगा, लेकिन 3 साल से पहले बच्चा किसके पास रहेगा? अपनी फैमिली के पास। तो फैमिली के लिए भी एक पूरा चार्ट बनाएगा कि 3 साल तक आपको बच्चे के साथ कैसे कैसे रखना है, क्या क्या चीजें उसको प्रोवाइड करानी है, क्योंकि 6 साल तक बच्चे का लगभग 85% तक उसका मानसिक विकास हो जाता है। तो शुरू का टाइम पीरियड बड़ा सेंसिटिव होता है उस बच्चे के लिए, और अगर शुरुआत के टाइम पीरियड में उसके साथ कुछ गलत हो गया, वो बच्चे के पूरे जिंदगी भर के ऊपर प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो सकारात्मक होता है। अब कारण क्या दिया है कि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, एक सेंसिटिव चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और स्वयंगात्मक विकास के लिए। हालांकि चारों के लिए होती है, लेकिन इनके लिए कुछ ज्यादातर है। तो दोनों ठीक है, और इसकी सही प्रकार से व्याख्या भी कर रहा है। सो राइट आंसर यहां पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए भाई बढ़ते हैं, अब आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग जो जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन भले ही कम कर लेना, लेकिन चीजों को समझ लेना। और एग्जामिनर इनको बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के देता है, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आप लोग चाहोगे मैं क्वेश्चन पढ़ दूं जल्दी से, हल्का सा समझा के आगे निकल जाओ, तो आप लोग मेरी क्लास मत देखना। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगर उस तरीके से कर लिया तो मैं आपको पूरा 100% भरोसा दिलाता हूं, पास नहीं होगे बहुत बढ़िया नंबर से मैं आपको पास करवा दूंगा। ठीक है, बस जो चीजें करना जो मैं कह रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, एक वर्ड आपको देखने को मिल गया, ये वर्ड बड़ा कॉमन है, इसका फोल्डिंग। ठीक है, अच्छा इस बार जो आपका 21 जनवरी का पेपर हुआ, इसका नाम पहले पाड़ होता था, ढांचा होता था, इसका फोल्डिंग इसको बोल दिया जाता था, मचान इसको बोल दिया जाता था। इस बार सीबीएसई वाले एक और वर्ड ढूंढ के निकाल कर लाए। हालांकि ये वर्ड पहले यूज होता था, बट सीटेट में कभी यूज नहीं हुआ। ये वर्ड निकल कर लाए ये लोग, आलम्बन। ठीक है, तो पहली बार हिंदी भाषी वाले बच्चों के लिए एक वर्ड निकल कर आया, आलम्बन। हालांकि जो स्कैप फोल्डिंग है, आप सभी को पता है कि आप लोगों के एग्जाम में जो आता है लेव वाइगोत्स्की से कनेक्ट करके आता है। तो लेव वाइगोत्स्की ने स्कैप फोल्डिंग के बारे में कहा था कि जो बच्चों को हेल्प दी जाती है, ठीक है, जो सपोर्ट बच्चों को दिया जाता है, तो उसको यहां पर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। हालांकि स्कैफोल्डिंग की शुरुआत आपके वाइगोत्स्की नहीं करी थी। इसकी जो शुरुआत करने वाले थे, सबसे पहले इस वर्ड को लाने वाले तो जेरोम ब्रूनर थे। ठीक है, एक और आपके मनोवैज्ञानिक थे। इसके ऊपर पूरी की पूरी मतलब एक कहानी है, बट आपके एग्जाम में कहानी आती नहीं, आपके एग्जाम में समझ भरे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जो यहाँ पर बच्चों को एक हेल्प दी जाती है। मान लीजिए बच्चा कहीं पर फंस रहा है, मान लीजिए बच्चे का एग्जाम पास नहीं हो रहा, ठीक है, मान लीजिए बच्चा समस्या के बीच में अटक गया, तो टीचर वहां पर उसको एक सपोर्ट देता है। ठीक है, एक स्कैफोल्डिंग देता है। ठीक है, कि बेटा यहाँ पर फंसी हो, इसको ऐसे किया जा सकता है। जैसे एक तरीका आपको बताऊं, जैसे हम लोग एग्जाम देते थे, जो बोर्ड के एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम में मान लीजिए हमें कोई समझ में नहीं आया, तो एक दो टीचर जो हितैषी रहते थे हमारे, वो क्या काम करते थे, टहलते रहते थे, क्वेश्चन पेपर को देखते रहते थे और हल्का सा हिंट देते थे, नहीं 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 इसमें ये नहीं, इसमें ये होगा। उन्होंने हल्का सा हिंट दिया, मैंने वहां पर कॉपी भर दी सारी। तो इस प्रकार के यहाँ पर स्कैफोल्डिंग टीचर द्वारा दिया जाता था। ठीक है, और ये बड़े अच्छे टीचर हमको देखने को मिलते थे। अब आपको बताना है क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग का आपका एग्जाम्पल है। पहला, बोलकर सोचो, बिल्कुल ठीक बात है, थिंक अलाउड, यानी कि बोलकर सोचो। कहा जाता ना, बोलने से पहले 100 बार तोलो। तो बोलने से पहले आप लोग सोच लीजिए कि किस कंसेप्ट के बारे में बोल रहे हो, किस संदर्भ के बारे में आप लोग बोल रहे हो, और किस परिप्रेक्ष्य में आप लोग बोल रहे हो। तो बोलने से पहले सोच लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार ये कंसेप्ट आपका यूज होता है, खासकर छोटी क्लास के अंदर आप लोग इसको यूज कर सकते हो, बोलकर सोचने वालों के लिए। क्योंकि छोटा बच्चा कभी कभी कुछ भी बोल देता है, बड़ों को भी गाली दे देता है, फिर आप लोग उसको धमकाते हो, मारते हो, नहीं उसको पता ही नहीं गाली का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको समझा सकते हो, वहां पर उसको स्कैफोल्डिंग दे सकते हो कि बेटा नहीं ये गलत बात है, ऐसे शब्द यूज नहीं करते। ठीक है, इसकी जगह आप ऐसे बोलिए, ये वाला काम आप लोग करिए। ठीक है, हमारे घर वाले क्या काम करते, तेरी ऐसी तो बात अब करना शुरू कर देते हैं। संकेत और इशारे बड़ा महत्वपूर्ण, आपका स्कैफोल्डिंग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। संकेत और इशारे, जैसे मैंने कहा ना, मान लीजिए हम पेपर करें, टीचर ऐसे चलता, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसका ये हल्का सा संकेत और इशारे दे दिया, धड़ाक से हम कॉपी भर देते थे। ठीक है, तो ये आपके संकेत और इशारे होने चाहिए, प्रश्न आपके सामने होना चाहिए, आधा हल किया हुआ उदाहरण। बिल्कुल ठीक बात है, देखो आधा हल किया उदाहरण, आधा हल कौन करेगा, आधा हल करेगा बच्चा। और उसके बाद बच्चा मान लीजिए किसी टॉपिक पर अटक गया, किसी सॉल्यूशन पर अटक गया, उसके बाद टीचर ने उसको स्कैफोल्डिंग दे दी और बच्चे ने उसको पूरे सॉल्यूशन को यहां पर कर लिया। तो ये क्या हो जाता है, आपका स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल होता है। इसमें रटाया नहीं जाता, इसमें तो बच्चों को एक टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है यहां पर आपके ए बी सी डी, यहां पर ए बी सी डी यानी कि थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपके जब आपके एग्जाम हुए थे, बोर्ड के एग्जाम, कोई था टीचर ऐसा जिसने आपको थोड़ा ऐसा स्कैफोल्डिंग दी हो, ठीक ऐसे नहीं ऐसे कर ले। ठीक है, एक तो बहुत खतरनाक थे। एक बार मैं एक सरकारी स्कूल में जब गया था, वहां पर टीचर बहुत खतरनाक था। अरे चलाओ कुंजी खोलो सारी की सारी, ठीक है, उसके बाद दे कुंजी सबकी दबा दबा के खुली है। तो उसने स्कैफोल्डिंग नहीं दी, उसने तो सारा का सारा ही सपोर्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी गलत टीचर है, अब वहां पर सारे कुंजी पेलना शुरू कर दिए उसके अंदर। ठीक है, तो अलग अलग टीचर अलग अलग सपोर्ट देता था। आप लोगों को अपने टीचर की बताओ, किसी ने आपको ऐसा सपोर्ट दिया हो तो। ठीक है, अगला वर्ड आपके सामने देखने को मिला, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, महारत अभिमुखी अभिविन्यास। ठीक है, एक आपका परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, एक आपका परफॉर्मेंस होता है, एक होता है आपका परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच होता है। देखिए सिंपल सी एक बात आपको समझनी है, अगर मैं इस वर्ड के बारे में बात बताऊं, मास्टरी, इसके अंदर आपको एक वर्ड सिंपल पता चला, मास्टरी। अगर आप कोई भी चीज सीख रहे हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं, आप किसी पेपर को पास करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको मास्टरी करनी है। आपको परफॉर्मेंस के लिए नहीं पढ़ना, ए भाई सीटेट में 150 में से हे भगवान बस 90 नंबर आ जाए, उसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए दुनिया के लिए। तो आप लोग सीधा परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हो। ठीक है, आमिर खान का वो कौन सा एक डायलॉग है, कामयाब होने के लिए पढ़ो।
ठीक है, कामयाबी तो झक मार के अपने पास आई है, ऐसी था ना कुछ भी। तो आपको परफॉर्मेंस के लिए नहीं पढ़ना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच के लिए नहीं पढ़ना, या फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच के लिए नहीं पढ़ना। हे भगवान फेल ना हो जाओ कभी सीटेट का एग्जाम में। आपको सीटेट के अंदर पढ़ना मास्टरी करने के लिए, कि मुझे मास्टरी यहाँ पर करनी है, जितने भी कंसेप्ट है उनको इस प्रकार से सीखना है ताकि भविष्य के अंदर मैं खुद इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकूं। आप लोग खुद देख लेना, मेरे खुद ही इतने सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह यहाँ पर पढ़ाते। क्यों? उन्होंने यहाँ पर मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच का यूज करा कि हमें चीजें रटनी नहीं है, हमें इसको समझना है और मास्टरी इसके अंदर करनी है। ठीक है, तो मास्टरी आप लोगों को भी यहाँ पर करनी है। ठीक है मास्टरो भाई, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर अब आप लोगों को मुझे यहाँ पर देना है। ठीक है, अपना फोन दियो, मेरे वाले की बैटरी गई। देखिए अब इसके ऊपर आंसर आप लोगों को देना है। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, महारत यानी कि निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। देखो यहां पर आ गया ना कि मास्टरी आपके गोल्स आपको दिए हुए और परफॉर्मेंस आपके सामने गोल्स दिए, इनमें क्या अंतर है वो आपको बताना है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित है, आगे पढ़ना ही नहीं है। ये फेलियर से बचने के लिए नहीं होते, ये मास्टरी निपुणता करने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। विफलता से बचने के लिए आपका फेलियर अवॉइडेंस यहां पर हो जाएगा। ठीक है, गलत, आपका आगे पढ़ना ही नहीं मुझे। अगला है कि महारत लक्ष्य यानी कि मास्टरी जो आपके गोल्स होते हैं अपने कौशल यानी स्किल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ताकि अपने सब्जेक्ट के अंदर मैं यहां पर अपना मास्टरी यहां पर कर पाऊं। ठीक है, और जबकि प्रदर्शन लक्ष्य है यानी कि जो परफॉर्मेंस आपकी ओरिएंटेड अप्रोच होती है उच्च ग्रेड प्राप्त करने, यानी कि बस भगवान 150 में से मेरे 90 आ जाए, या भगवान 50 में से 150 नंबर में लेकर आ जाओ, सचिन सर के पास इंटरव्यू जाके दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा, तब उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। देखो मेरे स्टूडेंट ने 150 में से 50 लाया, शाबाशी, इसको मैं पुरस्कार देता हूं, 100 वाला फोन दे दूंगा, आईफोन। ठीक है, जो मैं इसके लिए यहां पर लेकर आया। तो इस प्रकार पुरस्कार के लिए जो पढ़ रहा है वो आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करनी। तो ये आपका बिल्कुल इसके बारे में सही बता रहा है। राइट आंसर यहां पर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बीबी के साथ आप लोग जा रहे हो, आप लोग 90 क्वेश्चन के बीबी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने यहां पर बताया। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, कनेक्ट करते जा रहे हो एक एक चीज सभी के साथ। ठीक है, ऐसे ही कनेक्ट आपको करनी है। अगला देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर कौन सा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। दो वर्ड एक साथ। ठीक है, दोनों बहन भाई एक साथ में आ गए। ठीक है, अब आप मुझे बताने इनमें बहन कौन सा है भाई कौन सी है। देखिए एक आपके सामने है सिंपैथी, एक आपके सामने एम्पैथी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 10 प्रकार की लाइफ स्किल्स के बारे में बताया हुआ है कि जीवन को जीने के जो तरीके हैं, 10 प्रकार की लाइफ स्किल्स के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर बताया हुआ है। उनमें से 10 प्रकार की स्किल्स के अंदर एक प्रकार की स्किल्स यानी कि योग्यता जो बताई गई है वो सभी के अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर, मेरे अंदर, हर एक प्राणी के अंदर वो योग्यता होनी चाहिए। वो है आपकी समानुभूति की यानी कि एम्पैथी की। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 10 स्किल में से इसको यहां पर ले लेता हूं। उसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, लाइक आपका करिकुलम पढ़ते हो, शिक्षा नीति कोई भी पढ़ते हो, XYZ, वहां पर टीचर के अंदर एक जो मेन क्वालिटी की बात कही गई है कि टीचर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एम्पैथी की। आप कहोगे सर ये क्या बला है, इसके बारे में जरा बता तो दो। ठीक है, देखिए सिंपैथी और एम्पैथी, सहानुभूति और समानुभूति, दोनों के बीच में थिनर लाइन जितना डिफरेंस है, बट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा है, कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चल नहीं पाता, और आपने उसके प्रति सिंपैथी दिखाई कि ठीक है, अरे यार ये तो बेचारा बच्चा है, चल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, इसको सपोर्ट कर दो, तो बच्चे के लिए और हीन भावना का शिकार वो बच्चा होता जाएगा कि यार मेरे प्रति सिंपैथी दिखा रहे। आपको सिंपैथी नहीं दिखानी बच्चे के प्रति। अगर मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर कोई दिव्यांग बच्चा है, तो आपको उसको ऐसे महसूस नहीं कराना कि तू इन सबसे अलग है। आपको दूसरे बच्चों की तरह उसको यहां पर रखना है, और जहां पर जरूरत हो, ठीक है, वहां पर आपको उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देना, ताकि वो बच्चा जो बाकी के सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में यहां पर हो सके। सिंपैथी मत दिखा देना, अरे तेरी तो टांग खराब है, तू नहीं कर पाएगा, ले ये वाला काम ले जा, बिल्कुल भी मत कर देना। बच्चे के प्रति आपको इस प्रकार की सिंपैथी नहीं रखनी है। ठीक है, तो टीचर को बच्चों के प्रति सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए, बच्चों को टीचर के प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए। जैसी फीलिंग, जो भावना, जो चीजें बच्चा फील कर रहा है, वही चीज यहां पर टीचर भी फील कर पाए। ठीक है, वो होती है एम्पैथी। मान लीजिए आप लोग जो यहां पर तैयारी करो, जैसे आपका BPSC का एग्जाम था, पेपर लीक था, खूब आई कि सर पेपर लीक हो रहा है, प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए, रो रो के बच्चों के मैसेज आते थे। ठीक है, हालांकि मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता था ज्यादा, क्योंकि बच्चे खुद ही नहीं आते थे सपोर्ट करने में, लेकिन बच्चों ने इतना सपोर्ट करा, इतनी सारी चीजें करी, तो मैंने भी ठान लिया यार कुछ भी हो जाए, अब चाहे मुझे गिरफ्तार होना पड़े, जेल के अंदर जाना पड़े, XYZ कुछ भी होना पड़े, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैंने भी एम्पैथी दिखाई, जो वो बच्चे फील कर रहे थे वही चीज मैंने दिखाई। बिहार के अंदर गए, जाते भगवान की किस्मत ही है, किस्मत बढ़िया देखने मिली, पेपर अपना वो था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या दिखाई, या हम लोगों ने और भी जो टीचर थे सबने क्या दिखाई, एम्पैथी की भावना दिखाई। और सहानुभूति क्या होती, अरे यार तुम्हारा तो पेपर हाँ लीक हो गया,
चलो भगवान करे दोबारा हो जाए, ये तो तुम्हारे साथ गलत हो गया, तो ये हो जाता आपका सिंपैथी। अब बताओ सिंपैथी बढ़िया था या एम्पैथी बढ़िया था? एज ए टीचर आप कौन सा रखोगे, सिंपैथी रखोगे एम्पैथी रखोगे? ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं सामने। एक अध्यापिका में यह योग्यता होना बहुत जरूरी है कि वह खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। जैसे यहां पर पेपर लीक के प्रकरण में मैंने यहां पर किया, या आप लोग भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हो यहां पर। ठीक है, तो यह योग्यता क्या कहलाती है? सिंपल सी बात है, क्या कहलाती है? सिंपैथी या एम्पैथी? एम्पैथी। ठीक है, यानी कि समानुभूति यहां पर कहलाई जाती है। राइट आंसर यहां पर आपका सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, एम्पैथी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो पेड कोर्स भाई सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। और जो जनवरी वाले बच्चे पूछ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट जनवरी से कोर्स लिया था, उनको ऑफलाइन वाला भी मिला हुआ है और ये लाइव वाला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, उसके लिए बेफिक्र रहना। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपके सामने है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब देखो यार, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपका एनसीईआरटी 2005 ने क्लियर कहा हुआ है कि जितना हो सके स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दीजिए। हाल ही के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट वर्ड में आप लोगों के लिए लेकर नहीं आया। जैसे मैथमेटिक्स का हो गया या हिंदी के तो यार इतने डिफिकल्ट वर्ड आने लगे जब से पेपर आपका ऑनलाइन हुआ है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता किसी वर्ड का, आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको वो कराऊंगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, भरोसा रखना। अब देखिए, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को एनसीईआरटी 2005 ने बढ़ावा देने की बात क्यों कही हुई है? जब आप लोग इसी के अंदर सीडीपी के अंदर हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ते हो, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हो, जहां पर हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है। तो वहां पर एक बुद्धि आपको देखने को मिलेगी स्पेशल इंटेलिजेंस, जहां पर व्यक्ति क्या काम करता है, अमूर्त तथ्यों के आधार पर चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसा जो आर्किटेक्चर होता है, जिसको आप लोग ठेकेदार बोलते हो, वो खाली प्लॉट जो रहता है, उस खाली प्लॉट का नक्शा दिमाग में बना देता है। यानी अमूर्त तथ्य है, सामने कोई चीज को दिख नहीं रही, लेकिन अमूर्त तथ्यों के आधार पर दिमाग में नक्शा बना दिया, कंसेप्ट बना दिया। तो इसी प्रकार की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको बढ़ावा देने की ज्यादा से ज्यादा बात करी जाती है, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, चाहे नए वाले भी आपको हो, चाहे शिक्षा नीति की भी अभी बात करी जाए, कि इस चीजों को बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों को हम चीजें सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कॉन्क्रीट में, यानी कि मूर्त में। यानी कि जो बच्चों को पहले हमको दिखानी है कि बेटा, मान लीजिए मैं आपको एडिशन के बारे में बता रहा हूँ, जोड़ बता रहा हूं, तो आपको ऐसे टीएलएम लेने पड़ेंगे जो बच्चे को वास्तविक जीवन से कनेक्ट करते हो, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले। हम बच्चों को सिखाएंगे बेटा देखो कितनी उंगली है, बच्चा कहेगा जी 2। मैंने कहा कि अगर इसके अंदर एक पेन जोड़ दिया कितना हो जाएगा, बच्चा कहेगा सर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मूर्त चीजों के माध्यम से हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर उसको अमूर्त तथ्यों के आधार पर हम उसको पढ़ाते हैं। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर जब बच्चा अपना चिंतन करता है, कंसेप्ट बनाता है, वो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है, बड़ा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, समझिए आप लोग इसके बारे में। अब जैसे क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों की दिक स्थान समझ, यानी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? जो सबसे कम यहां पर अप्रोप्रिएट है, वो यहां पर आंसर देना है। पहला, प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। गलत भैया, आपका निकाल सकते। आप इसको मूर्त के माध्यम से बताइए, बच्चा यहाँ पर निकाल देगा। खाली छोटा बड़ा कराने से क्या फायदा होगा? ठीक है, तो आपका एक गलत है। अच्छा, क्वेश्चन इसने न्यूनतम पूछा है ना, तो न्यूनतम का यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे आकृतियों की अवधारणा यानी कंसेप्ट को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में विस्तृत कर सकते हैं, इसलिए आपका सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो भी बच्चों को आप पढ़ाइए, उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाइए, आपका पॉजिटिव है। बच्चे अपने शुरुआती स्कूल वर्षों में माप के तर्क को समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप लोगों ने पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखा होगा मैथमेटिक्स का, तो वहां पर एक चैप्टर दिया रहता है आपको मेजरमेंट के नाम से, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है मेजरमेंट के नाम से चैप्टर। ठीक है, तो मेजरमेंट के तर्क को समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, स्कूल के शुरुआती वर्षों के अंदर। फोर्थ है कि बच्चों का जो दिक स्थानीय समझ है, वो पूर्व विद्यालय यानी कि जो प्री स्कूल है, उसका ज्ञान संवादात्मक होता है, यानी कि उससे कनेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा नीति 2020 के अंदर 4 प्रकार की स्टेज दी हुई है। ठीक है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और आपकी सेकेंडरी। जो फाउंडेशनल स्टेज होती है, जहां पर बच्चा 3 साल में स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे बच्चों को जो चीजें सिखाई जाती है, और उसके बाद जब बच्चा अपना प्राइमरी में आता है, मतलब फर्स्ट क्लास में यहाँ पर आता है, तो ये जो ज्ञान उसका प्री स्कूल ज्ञान है, यानी एलकेजी यूकेजी जो आप लोग अभी इसका नाम देते हो, ठीक है, जो आपकी किंडरगार्टन द्वारा दी गई है, तो इसका संवादात्मक है, यानी कि इससे कनेक्ट करके करता है। तो ये भी आपका ठीक है। नेगेटिव आपका ये था, नेगेटिव का भाई ये आंसर आपका नेगेटिव हो गया। देखो, हमने क्वेश्चन को, इस वर्ड को कितना समझा, क्वेश्चन को बड़ा डिटेल में समझा, ऑप्शन भी समझे, और इसमें समझने में आपको मजा भी आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने 100 क्वेश्चन की बजाय 20 या 25 क्वेश्चन कर लिए, तो वो 100 क्वेश्चन से ज्यादा भारी बैठ जाएंगे आपके। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के अंदर 4 4 आपके ऑप्शन होते हैं।
अगला देखिए, अगला एक और वर्ड आपके सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये वर्ड आपके सिर्फ अभी सीडीपी के अंदर है, और इनके अलावा और भी ऐसे बहुत वर्ड है जो मैं मेरी सीडीपी की किताब आएगी उसके अंदर मैं आपको ये डालता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो सके। वरना इन मीनिंग वर्ड का भी मीनिंग आपको नहीं पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला वर्ड हम लोग ले लेते हैं इनर स्पीच, यानी कि निजी वाक, इनर स्पीच। अब ये कनेक्ट कर रहा है आपके किससे, लेव वाइगोत्स्की से कनेक्ट कर रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की स्पीच बताई थी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और आपकी इनर स्पीच बताई थी, ठीक है। अब ये जितने भी कंसेप्ट है या जितने भी क्वेश्चन है वो सब जब मेरी क्लास शुरू हो जाएगी यूट्यूब वाली या पेड क्लास के अंदर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल इनर स्पीच को आप लोग इतना समझिए कि अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आपकी इनर स्पीच होती है। कैसे, मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल फोन है और आपको सर्च करना है कि सीटेट के एग्जाम के लिए क्या कहां से पढ़े, तो आप लोग अपने मनी मन कर रहे हो, मनी मन पढ़ रहे हो, मुंह से नहीं बोल रहे आप लोग। सीटेट, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम बाय सचिन सर, सचिन सर सीडीपी क्लास, ठीक है, सचिन सर सीटेट क्लास। तो आप अपने मन में इस प्रकार से बोलते जा रहे हो, ठीक है, और साथ में साथ अपना काम भी करते जा रहे हो। तो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भाषा का यूज करो, इनर स्पीच का, अपने अंदर की भाषा का जो यूज करते हो वो आपकी इनर स्पीच हो जाती है। क्या होती है, आपकी इनर स्पीच यहां पर हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन फैक्चुअल बिल्कुल नहीं आएगा। जब पेपर आपका ऑनलाइन आया था सीबीएसई ने, मैं बार बार कहता हूं, एक एग्जाम्पलर निकाला था और उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन को पूछने का हमारा तरीका कैसे होगा। अब हम ये नहीं पूछेंगे इनर स्पीच किसने दे दिया, ठीक है, अब हम ये पूछेंगे इनर स्पीच का एग्जाम्पल सिटी क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि जो इनर स्पीच होती है। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों, ऑनलाइन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, वहां पर अलग अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए थे, इतना क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए तो बनाए कहां से। बट जब से आपका 21 जनवरी 20 अगस्त वाला जो आपका एग्जाम हुआ है, जब से ऑफलाइन हुआ है, बड़ी स्टैंडर्ड भाषा देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको भी और स्टैंडर्ड वे में एग्जामिनर पूछ सकता है कि इनर स्पीच पर संबंधित कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो इनर स्पीच होती है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच को बोला जाता है वो इनर स्पीच होती है। सो राइट आंसर आपका 4th यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला देखिए, ये रहे चाचा मौसा के लड़के, ठीक है, चाचा का लड़का तो आ गया, अब देखते हैं मौसा का लड़का कब आएगा। चाचा का लड़का आपका फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक स्थिरता, या जिसको प्रकार्यात्मक स्थिरता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यानी इसमें जो सोल्यूशन करता है, कोई बच्चा करता है, व्यक्ति करता है, वो अल्टरनेटिव नहीं करता, एक ही सोल्यूशन बार बार करता जाता है। मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम पास नहीं हो रहा, एक ही तरीके से आप चीजें करते जा रहे हो, वो तब भी नहीं पास होगा। आपको देखना पड़ेगा मेरे किस सब्जेक्ट में कहाँ कमी आ रही है, मेरे जो नंबर आए हैं, अगर मैं फेल हो गया किस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, ठीक है। तो जो आपकी समस्या का समाधान होगा, आपको जब अल्टरनेटिव रखना पड़ेगा अपने पास में, समस्या समाधान के और भी तरीके रखने पड़ेंगे, ठीक है। यानी जिसमें एक वर्ड है एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, समस्या से मिलती जुलती जो समाधान बच्चा करता है, एनालॉजिकल थिंकिंग। मान लीजिए मॉक टेस्ट लगा लिया, कुछ और कर लिया, ठीक है। तो इसमें जो भाई साहब है फंक्शनल फिक्सनेस यानी कि कार्यात्मक स्थिरता, जो अल्टरनेटिव नहीं रखता, एक ही वही घिसा पिटा तरीका बार बार करते जा रहा है। तो प्रभावशाली समस्या समाधान यानी कि जो आपका मान लीजिए सीटेट का एग्जाम है और इसको इफेक्टिव रूप से आपको इस समस्या का समाधान करना है, इसको अच्छे नंबर से पास करना है, तो इसमें किसके बहिष्करण की, किसको एलिमिनेशन की, यानी कि किसको दूर करने की जरूरत पड़ेगी, इस भाई साहब को दूर कर दो। डाइवर्जेंट हो गया, फोकस अटेंशन हो गया, एनालॉजिकल थिंकिंग होगी, ये सभी इसके समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, ये नहीं निभाता, इसका आप लोग बहिष्कार कर दो कि अगर हमारा एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है या हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो हमें सिर्फ एक तरीके पर नहीं चलना, उसके साथ में कुछ चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो ये आ गया, चाचा का लड़का गया, अब आपके सामने मौसा का लड़का आ गया, ये दोनों भाई भाई है चाचा मौसा के, ठीक है। आपके सामने आ गया रिस्पॉन्स सेट, जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। क्या सामने आ गया, रिस्पॉन्स सेट आ गया, हाँ फिक्स रहता है वही आपका, ठीक है, फिक्स चिपका हुआ रहता है, फंक्शनल फिक्सनेस, ठीक है। आपके सामने आ गया प्रतिक्रिया सेट यानी कि रिस्पॉन्स सेट, सेम आपका वही जो इसके चाचा का लड़का करता है, एक समस्या के एक ही समाधान पर मतलब केंद्रित रहता है, रिस्पॉन्स सेट ले लीजिए। या कभी कभी आपको निष्क्रिय अनुकरण यानी कि पैसिव इमिटेशन देखने को मिलता है, या फंक्शनल फिक्सनेस आपको देखने को मिलता है, या कन्वर्जेंट आपको देखने को मिलता है। ये समस्या समाधान में हेल्प नहीं करते, प्रॉब्लम डालते हैं। तो रिस्पॉन्स सेट क्या होता है, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रेजेंट करे और बार बार उसी को करता जाए या उसी पर अटक जाए तो वह किस अवस्था में होता है, तो एडवांस थिंकिंग नहीं कर रहा, वो आपकी एनालॉजिकल थिंकिंग भी नहीं कर रहा, वो यहां पर कर रहा है रिस्पॉन्स सेट कर रहा है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स सेट नहीं आता, फंक्शनल फिक्सनेस होता, तो भी आप लोग इसको लगा सकते थे, ठीक है। तो आप लोग 4th के साथ यहां पर जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया एक और नया वर्ड आपको देखने को मिला है, रिट्रीवल, ठीक है, पुनर्प्राप्ति।
अब देखो ये जो आपको पूछा गया था अभी आपका 21 जनवरी वाले एग्जाम के अंदर, ये पूछा गया था एक आपके सिलेबस के अंदर, वो हालांकि चैप्टर नहीं है, बट वहां से अभी तक सीटेट के एग्जाम में आज तक के इतिहास में, मतलब 11 से लेके अभी तक के में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, वो चैप्टर आपका मेमोरी का, ठीक है, यानी जिसको स्मृति आप लोग बोलते हैं, मेमोरी, ठीक है। अब देखिए मेमोरी का वो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे उस चैप्टर को मान लीजिए मैं दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ तो बड़ा डिटेल में उसको पढ़ाना पड़ता है, मेमोरी का चैप्टर, ठीक है। आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा एनकोडिंग, सुना होगा चंकिंग, आप लोगों ने सुना होगा, ये कुछ वर्ड आपको देखने को मिलते हैं उससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड देखने को मिला आपको, रिट्रीवल, पुनर्प्राप्ति। हालांकि आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा ये मकसद है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है, जिन जो आपके संबंधित नहीं होते क्वेश्चन से, तो जब मेरी प्रॉपर क्लास चल जाएगी मैं इनके बारे में आपको डिटेल में चला जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको मेमोरी के बारे में नहीं बताऊंगा कि सेंसर क्या होती है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होती है, फिर कैसे इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग से फिर कैसे रिट्रीवल होता है, ये सारी चीजें बताने की नहीं है। जितना मेन आपके सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है वो मैं यहाँ पर आपके लिए बता दूंगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति यानी मेमोरी में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यकता होती है वो बताना है। तो वे अटेंशन, ध्यान देना, अगर ध्यान ही नहीं दोगे तो जो जानकारी अपने माइंड के अंदर आप लोग यहाँ पर डालते जा रहे हो उसका अर्थ निर्माण कैसे करोगे और कैसे मेमोरी को आगे फॉरवर्ड करोगे, ठीक है। आंसर यहाँ पर आपका अटेंशन है, बट ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से इसलिए लिए, ये जैसे पुनर्प्राप्ति हो गया, यानी रिट्रीवल हो गया, फॉरगेटिंग हो गया, ठीक है, ये सब आपके मेमोरी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैं कराता जाऊंगा, इनकी टेंशन मत लेना, ये मैं आपको निपटा दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर ये दो वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जुड़वा भाई है, थोड़ा 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 सा अंतर है इनके बीच में, कोलैबोरेटिव और आपकी कोऑपरेटिव है, ठीक है। अब लेव वाइगोस्की ने जो अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो उनका सिद्धांत, अब रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत का इंप्लीमेंटेशन हुआ शिक्षण व्यवस्था के अंदर, वहां पर बहुत सी चीजें लागू की गई। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चों को समाज से, संस्कृति से इंटरकनेक्ट करके सीखना है, ठीक है, इंटरेक्ट करके सीखना है। तो दो टर्म आपको देखने को मिली है, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव। इसके सामने असिस्टेड आपको देखने को मिल जाता है, रेसिप्रोकल टीचिंग आपको सामने देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये जो आपकी कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव है, तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव के अंदर इसको चैप्टर को शुरू होने दीजिए, मैं चैप्टर वाइज भी आपको चीजें बताऊंगा जब आपके समझ में आ जाएगा। सिंपल अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, जो कि लेव वाइगोत्स्की का पूरा फोकस रहता था, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव के अंदर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों के अधिगम पर क्लास के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, क्लास में गालियां दी जा रही है, मास्टर भी आके गाली दे रहा है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो तो वहां पर पंखे मोड़ दिए, टेबल वहां पर तोड़ दी, ऐसा एनवायरनमेंट है, तो आप लोगों का बच्चा कैसे बनेगा, आप लोग कैसे बनोगे, दो टेबल आप भी तोड़ कराओगे। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे बच्चे को कोग्निटिव डोमेन से जुड़ा हो, वो बड़ा महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है प्रवीणता अभिमुखी अधिगम, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आपके सामने आ गया अगेन मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग की यहां पर बात आ गई, ठीक है। वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, ठीक है, जो मास्टरी करने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरीके का यहां पर होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मास्टरी करनी है, सीडीपी के अंदर मास्टरी करनी है, आप लोग मेरी क्लास देखने आ गए, लेकिन क्लासरूम का एनवायरनमेंट गंदा बना हुआ है। गंदा कैसे बना हुआ है, आप लोग चैट कर रहे हो आपस में, ठीक है, और भाई क्या हाल है तेरे, दूसरा कह रहा है और भाई रीना जी बहुत दिन आगे चैट में आए नहीं हो, वगैरह जी सोनू जी कई दिन से मैं बिजी चल रही थी। अब ऐसा गंदा माहौल क्लासरूम का बनाओगे तो क्या अपने सब्जेक्ट के अंदर आप लोग मास्टरी कर पाओगे, कुछ मास्टरी नहीं कर पाओगे, मास्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जो वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं तो सबसे टॉप करूंगा, सर के पास जाऊंगा जाऊंगी और इंटरव्यू के अंदर वहां पर दूंगी, ये नहीं करना चाहिए। कंपटीशन नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल हमारे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था का जो आधार टिका है कंपटीशन के ऊपर है। जहां पर एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ डिसाइड होती है, जो कट ऑफ को पास करता है उसको गवर्नमेंट जॉब, जो नहीं करता उसको नहीं मिलती। तो कंपटीशन की जो प्रकृति, इसका जो नेचर हमारे देश के अंदर है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे कम होना चाहिए, खत्म की ओर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। टीचर डोमिनेटेड, अध्यापक प्रधान, अध्यापक नहीं है प्रधान, प्रधान सिर्फ एक ही है, ठीक है, प्रधान है यहाँ पर बच्चा, ठीक है। कौन है यहाँ पर प्रधान, प्रधान सिर्फ यहाँ पर बच्चा है, टीचर की उसके सामने कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सकारात्मक या सहयोगात्मक यानी कि कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव हो जाएगा। फोर्थ आंसर से हो जाएगा, ताकि आप लोग मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की संस्कृति को बढ़ावा दे सके, एनवायरनमेंट को क्रिएट यहाँ पर कर सके, ठीक है। चलिए बढ़ते भाई, अब आपके सामने नेक्स्ट की ओर अगला क्या दिया हुआ है।
अगला आपके सामने है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है, जिसको मानस मंथन कह देते हैं, कभी कभी मस्तिष्क उद्वेलन विधि के नाम से जाना जाता है। ये क्रिएटिविटी की एक आपकी टेक्निक है, यानी जो रचनात्मकता होती है, जो जिसमें कई समस्या को कई प्रकार से समाधान उसके किया जाता है, तो क्रिएटिविटी की एक टेक्निक होती है, ठीक है। एलेक्स ओसबोर्न थे, उन्होंने इसको मतलब डेवलप किया था ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से। क्या होती है मस्तिष्क उद्वेलन विधि? क्या होती है, जब कोई समस्या का समाधान किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो पहला स्टेप लिया जाता है, जो प्रोसेस पहले किया जाता है, वो किया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन पूछा, आपके सामने समस्या आई, मैं पूछूंगा सीटेट का एग्जाम कैसे पास करोगे, तो आपके सामने समस्या आई, तो आप समस्या आने के बाद आपके दिमाग में विचारों का उथल पुथल होना शुरू हो जाएगा, यानी आपके मस्तिष्क में तूफान हो जाएगा, यानी कि ब्रेन स्टॉर्म, यानी कि ब्रेन के अंदर तूफान आ जाएगा विचारों का। कैसे पास किया जाएगा? सर हम आपकी क्लास देखेंगे, सर नोट्स पढ़ लेंगे, सर मान लीजिए बैच ले लेंगे, और फलानी फलानी चीज आप लोग कर लोगे, तो आप लोग फिर अलग अलग आंसर दोगे, यानी इस समस्या का समाधान अलग अलग प्रकार से बताओगे। तो यहां पर क्या हो रहा है ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर, ये क्रिएटिविटी का, इसलिए तो मैंने कहा क्रिएटिविटी की एक टेक्निक है। यहाँ पर समस्या के अनेक प्रकार के मतलब संसाधन दिए जाते हैं, तरीके यहाँ पर बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्वेश्चन दिया हुआ है अभिकथन यानी कि एजर्सन, विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग करना और परीक्षण करना और मानस मंथन करना और चर्चा करना। एज ए टीचर उसके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी के अंदर ये कुछ क्वालिटी है जो टीचर के अंदर होनी चाहिए, जो उसको यहाँ पर अपने बच्चों के बीच में करानी चाहिए, ठीक है। सही, ये तो सही है। अब ये करानी क्यों चाहिए, क्वेश्चन मार्क लगा दो यहाँ पर। इसमें कारण यह दिया है कि अधिगम यानी लर्निंग की जो प्रकृति होती है वो क्रियाशील और सामाजिक होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग कैसा होता है? एक्टिव होता है, मतलब बच्चा जो होता है एक्टिवली होकर अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है, और सामाजिक भी होता है लर्निंग। क्यों? बच्चा अपने समाज से चीजें सीखता है, जैसे समाज में उसका टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गया, आसपास के पास पड़ोस के लोग हो गए, जैसे आप लोग अभी मुझसे सीख रहे हो। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया होती है? एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल ठीक यहाँ पर है, तो दोनों ठीक हो जाएंगे और इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो 9:30 बजे आपकी क्लास है ऐप पर, हाँ भाई ऐप पर क्लास है, लेकिन तब तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर जो एप्लीकेशन पर बच्चे हैं उनसे वहां पर मिलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है। अरे मैं क्वेश्चन के ऊपर आ गया, वर्ड देखो, अगला वर्ड आपके सामने गतिशील यानी कि डायनेमिक। एक जब आपका पेपर 20 अगस्त वाला हुआ था, उसके अंदर, नहीं नहीं 20 अगस्त नहीं, ऑनलाइन ही एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर एक वर्ड आपको देखने को मिला था, प्लास्टिक, ठीक है। उसके अंदर एक वर्ड आपको देखने को मिला था प्लास्टिक, कि डेवलपमेंट का जो नेचर होता है कैसे होता है, प्लास्टिक नेचर का होता है, ठीक है, प्लास्टिसिटी होती है, यानी कि डायनेमिक नेचर का होता है। यानी जो बच्चे का जो विकास होता है, चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे सामाजिक कौन सा बचेगा, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास हो, ठीक है, या चाहे भाषा का विकास भी हो, उसके अंदर चेंज आता रहता है, ठीक है, समय के साथ चेंज आता जाएगा। मान लीजिए आपके शारीरिक विकास की बात करें, तो आप आज से 10 साल पहले ऐसे थोड़ी होंगे, ठीक है, आप लोग आज से 10 साल पहले पता नहीं कैसे होंगे, अब कैसे हो गए। मानसिक विकास की बात करें, मान लीजिए 10 साल पहले आप बुद्धू थे, गधे थे, बेवकूफ थे, एक नंबर के निकम्मे थे, जो भी कुछ थे, ठीक है, लेकिन आज की डेट में तो नहीं हो ना, आज की डेट में तो इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, ठीक है, ब्रिलियंट हो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, यानी कि इसके अंदर चेंज आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है, प्लास्टिक नेचर का होता है। आप लोग इसको समझ गए, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट आपका डायनेमिक यानी कि गतिशील होता है, ठीक है। ये अव्यवस्थित होता है, गलत ये व्यवस्थित होता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित यानी कि अनप्रिडिक्टेबल है, गलत ये प्रिडिक्टेबल होता है। विकास का पूर्वानुमान लगाना आसान होता है। यह एक आयामी है, गलत। विकास आपका बहुआयामी होता है, बहुत सारे इसके आयाम होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और इसके अलावा सामाजिक विकास, सब मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया। राइट आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, रिगिड। रिगिड मतलब कठोर, ठीक है। रिगिड का मतलब क्या होता है, कठोर। यानी जब बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर एक पैमाना निर्धारित कर दिया जाए, जैसे मानकीकृत आपको देखने को मिल गया था, ठीक है, कि भाई हमने एक पैमाना सेट कर दिया, 150 में से मान लीजिए जो 90 नंबर लेकर आ रहा है वही सीटेट का एग्जाम पास करेगा, दूसरा फेल हो जाएगा। तो हमने एक स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड हमने एक पैमाना रख दिया, एक कठोर पैमाना बच्चे के लिए रख दिया, ठीक है। तो ये रिगिड होता है, हमें बच्चों के लिए कभी नहीं रखना। हमें बच्चों के लिए अपने खुद को भी, अपनी खुद की टीचिंग मेथड्स को भी, करिकुलम सब या सिलेबस हो, XYZ जितनी भी चीज हो, बच्चे के लिए फ्लेक्सिबल यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो रिगिड आप लोग समझ गए कि कठोर आपको नहीं रखना होता है। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण हो, देखो आ गया ना, स्टैंडर्डाइज आपका टेस्ट आ गया, ठीक है, इसके संदर्भ में सही है, वो आप लोगों को यहाँ पर हंसाना है, बताना है, हंसाना कह रहा हूं, आप लोगों की हंसी यहाँ पर आ रही है, क्या बोल रहे हैं,
तो आप हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम का इस एग्जाम्पल क्यों देते हो, प्राइवेट स्कूल का भी दे दिया करो। देखो गवर्नमेंट स्कूल का मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो, मैक्सिमम बच्चे मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में जरूर पढ़े हो। और जो उनका अनुभव रहा है, खासकर जो बचपन का अनुभव रहा है या जो पृष्ठभूमि रही, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से रही होगी। तो प्राइवेट स्कूल का एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। बीच बीच में आपने देखा होगा कि हमारी मैडम ऐसे करती थी, एक बार हमारी मैडम ने ऐसे काम कर दिया, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट का मैं ज्यादा देता हूं क्योंकि मैं आपकी पृष्ठभूमि से कनेक्ट करके आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं गवर्नमेंट का आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब बताओ भाई, इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों को सही बताना है, बीबी के साथ जा रहे हो, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे यानी कि जो रिगिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया रिगिड स्ट्रक्चर, इनकी संरचनाओं पर आधारित है। तो मानकीकृत परीक्षण यानी जो नेगेटिव है, इनके भैया इनको नेगेटिव मिल गए, तो आंसर यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, फिर से बीबी के साथ आप लोग यहाँ पर चले गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर देखो। ये क्वेश्चन इसको मुझे इस वर्ड को डिफाइन नहीं करना है क्योंकि जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है ओटीज में आपको देखने को मिला है, संवलिनता आपको इसको हिंदी में कहा जाता है। अब जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, तो उस एक्ट के अंदर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए प्रावधान किए गए, उनके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। और उसके अंदर आपकी दिव्यांगता 21 प्रकार की दिव्यांगता है। उसी के अंदर से एक दिव्यांगता आपके सामने जैसे ओटीज में संवलिन है, ठीक है। इस प्रकार की और भी दिव्यांगता है। तो ये जब दिव्यांगता है, मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, सभी आपको चीजें समझाता चला जाऊं, तो आपकी सभी चीजें समझ में आ जाएगी, उसके लिए आप लोग बेफिक्र है ना। तो ये जैसे ओटिज्म आ गया, ओटिज्म के अंदर क्या होता है, बच्चा बार बार एक ही चीज को दोहराता है, बार बार एक ही व्यवहार को यहाँ पर करता रहता है, ठीक है, बार बार एक ही व्यवहार को करता रहता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ कहूं, तुम बेकारे हो, तुम बेकारे हो, तुम बेकारे हो, तुम बेकारे हो, तुम बेकार हो, ठीक है, तुम बेकार हो। अब कहोगे सर क्या हो गया, हमें तो ऐसा लग रहा है शायद तुम ही बेकार हो। अरे भाई मैं बार बार एक ही व्यवहार करते जा रहा हूँ, ये मत सोचना मैं पागल हो गया, मुझे कोई मिर्गी का दौरा पड़ गया है, ठीक है। तो बार बार एक प्रकार का जो रिपीटेटिव बिहेवियर होता है वो यहाँ पर ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। इस बीमारी के लिए बच्चों के अंदर होती है, कोई ऐसा खास अभी सोल्यूशन नहीं निकला है, इसके ऊपर रिसर्च जारी है। ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए बेफिक्र है, ठीक है। क्वेश्चन वैसे पूछा था, क्वेश्चन इस वर्ड से संबंधित नहीं था, बट मुझे आपको समझाने के लिए देना था कि जैसे समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। सभी प्रकार के बच्चों के लिए, चाहे आपका गिफ्टेड बच्चा हो, ऑटिज्म यानी कि संवलिनता वाला बच्चा हो, अधिगम विकार से जुड़ा हुआ बच्चा हो, जो आप लोग डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्थीमिया वगैरह आप लोग पढ़ते हो, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो, सभी के लिए फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब कहोगे सर जी पागल हो गए, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपके सामने पैसिव यानी कि निष्क्रिय, पैसिव, ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर आपके सामने पैसिव फॉर्म आ जाए, देखिए जब आप लोग अभी आपके रचनावाद पर आधारित सभी चीजें, मनोविज्ञान के बहुत सारे स्कूल हुए, ठीक है, एक एक करके सभी वो स्कूल आते गए जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी विचारधारा बताई। जो करंट के अंदर जितनी भी चीजें आपकी, जितनी भी शिक्षण व्यवस्था, वो आपकी रचनावाद पर आधारित होती है, जहां पर बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, जहां पर बच्चा खुद अपना डिस्कवरी अप्रोच कह लीजिए, खोजबीन के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर करता है, तो सब आपका रचनावाद पर आधारित है। जो आप नेशनल करिकुलम पढ़ते हो, शिक्षा नीति की भी बात करते हो, सब आपके रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद में सेंटर में बच्चों को माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है। बट उससे पहले जो आपका व्यवहारवाद हुआ था, व्यवहारवाद होता था आपका अध्यापक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर, जहां पर सेंटर जो एक्टिव रहता था टीचर रहता था। मतलब वहां पर कहा जाता था कि जो बच्चा होता है कोरी कागज के समान होता है, ठीक है, खाली बर्तन होता है, ये खाली बर्तन होता है और टीचर अपना ज्ञान इसके अंदर डालता जाएगा, बर्तन भरता जाएगा। जी नहीं, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। जब बच्चा स्कूल में आता है तो बच्चा स्कूल में अपनी मातृभाषा लेकर आता है, अपना छोटे बहुत अनुभव लेकर आता है, अपना व्यवहार करने का अपना तरीका लेकर आता है। तो बच्चा स्कूल में अपनी पूंजी से लैस होकर आता है, ना कि स्कूल में आने के बाद टीचर उसमें ज्ञान डालता है। तो ये जो आपके सामने दीवार निष्क्रिय, ये व्यवहारवाद के अंदर इसको आप ले सकते हो। अदरवाइज रचनावाद के अंदर बच्चों को पैसिव यानी कि निष्क्रिय नहीं माना जाएगा, बच्चों को आपको सक्रिय यानी कि एक्टिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बच्चे को सक्रिय यानी कि एक्टिव यहां पर माना जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने दे दिया कि विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? बताओ किस रणनीति से बचना चाहिए। देखो कंसेप्ट मैप, यार मैं आज इसको लेना भूल गया कंसेप्ट मैप को, ठीक है। जो मैं क्लास बताऊंगा पहली क्लास में इसी के बारे में बताऊंगा कंसेप्ट मैप को, ठीक है। जो आपके माइंड के अंदर अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट बनाते हो, एक कंसेप्ट यहाँ पर सीटेट का, एक कंसेप्ट यहाँ पर दोस्त दोस्ती का, एक कंसेप्ट माता पिता का, एक कंसेप्ट मैप आप लोग बनाते हो, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड भी आपका डिस्कवरी लर्निंग आपका हो जाएगा।
थर्ड सहज अनुमान लगाना, ये भी हो जाएगा लेकिन निष्क्रिय नकल यानी कि पैसिव इमिटेशन। एक तो नकल करना, वो भी निष्क्रिय होना, ठीक है। कहा जाता है ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, इससे यहां पर बचना चाहिए। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मुझे पेड़ बच्चों की क्लास में यहाँ पर जाना है। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और कल क्लास का थोड़ा मैं शेड्यूल आपके सामने शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है वेदन और अभ्यास यानी कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस। देखिए क्या होता था जब हम लोग स्कूल के अंदर पढ़ते थे, इनफैक्ट आप लोग आज भी स्कूल के अंदर पढ़ते हो, तो जब स्कूल में बच्चों के लिए जो भी चैप्टर बच्चे के लिए पढ़ाते हैं, तो बाद में कुछ एक्सरसाइज दी होती है, या उसके लिए कुछ अलग से भी किताब आती है, एक्सरसाइज जो बच्चा वहां पर करता है, प्रैक्टिस करता है। तो टीचर बार बार एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल एडिशन का टॉपिक पढ़ा दिया, जोड़ घटा पढ़ा दिया, और उसी के रिगार्डिंग बार बार क्वेश्चन कराता जा रहा, होमवर्क भी बार बार वही दे दिया, उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं करी, बार बार बच्चा उसी की प्रैक्टिस करता जा रहा है, तो धीरे धीरे बच्चा रोट लर्निंग का शिकार यहाँ पर हो जाएगा। और हमको यहाँ पर रोट लर्निंग बच्चों को नहीं करानी, हमें बच्चों को चीज यहाँ पर समझानी है। इसलिए यहाँ पर यूज किया जाता है डिस्कवरी अप्रोच का, डिस्कवरी लर्निंग के अप्रोच की जाते हैं, ठीक है, जिससे जुड़े आपके जेरोम ब्रूनर भी थे। यानी बच्चा खोजबीन के माध्यम से चीजें सीखे, बच्चा इंक्वायरी कर सके, बच्चा डिस्कशन कर सके, खुद अपने दिमाग का यूज करके अपने ज्ञान का निर्माण कर सके, ठीक है। तो इसलिए ड्रिल एंड प्रैक्टिस बच्चे की रोट लर्निंग को बढ़ाती है, इसलिए हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के ऊपर, वेदन और अभ्यास के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके एनईपी 2020 के अंदर क्लियर प्रावधान है कि बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस से दूर रखा जाए, इससे बचाव करा जाए, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ उनको ज्यादा से ज्यादा ले जाया जाए, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देख लेते क्या दिए, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ ले। निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी क्लासरूम के लिए उपयुक्त नहीं है। नेगेटिव पूछा है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए जो आपका नेगेटिव है, ठीक है। पहला, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अलग अलग प्रकार के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर आपके सामने शिक्षा शास्त्रीय पद्धति आ रही है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, मैं आपसे कहूंगा कि बेटा ये सारे, ठीक है, बेटा मेरे मुंह से नहीं निकलती कि भाई ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, आप कहोगे हाँ समझ आ गई, ठीक है। तो मैं कहूंगा इससे संबंधित आप इंप्लीमेंट करिए चीजों का, और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिए, और आप कंसेप्ट को यहां पर समझिए, और खुद दिमाग का यूज करिए कि यार इससे क्या क्वेश्चन क्या आंसर बन सकता है। तो ऐसे मल्टीपल पर्सपेक्टिव का यूज करने के लिए बात करूंगा। सामूहिक सहयोगिता, ग्रुप कोलैबोरेशन, बिल्कुल ठीक बात है कि चलो अपने दोस्त यारों के अंदर अपना डिस्कशन कर लो, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड रिकॉल यहां पर नहीं होगा, वेदन व दोहराव नहीं होगा। तो यहां पर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा, और नेगेटिव का भाई ये आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। और यहां पर डिफिकल्ट वर्ड जो आपके सीडीपी के अंदर आते हैं, वो यहां पर मैंने आपके सामने आपको बता दिए, और जब प्रॉपर क्लास चल जाएगी जो कुछ और बच जाते हैं वो मैं आपको जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनके माध्यम से क्लियर करा दूंगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। बाकी आपका जो सीटेट का कोर्स है वो मैंने आपको बता दिया, सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर ये चल रहा है, जिसके अंदर ये सभी सब्जेक्ट आपको अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हुए देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता एक टीचर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कंप्लीट करा पाए। जितना मैं करा पाता हूं उतना मैं जरूर कराता हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है लाइक आपका सोशल साइंस हुआ, संस्कृत आपके सामने, या मैथमेटिक्स हुआ, चाहे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का भी, उसमें आपको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, जिसमें आप लोग ले सकते हो। और डिस्काउंट आपका इसको काट देना 25 मार्च की जगह इसको 5 अप्रैल कर लेना, वहां तक आपकी डिस्काउंट डेट मैंने बढ़ा दी है, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, जिस बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे इस पर कर दिया करे, ठीक है। कंप्यूटर से ऑपरेटेड होता है, थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन आपका आंसर जरूर इसके ऊपर आता है। और आप लोग आज का स्कोर आप लोग मुझे बता सकते हो कितना आज आपका स्कोर बना है, वो स्कोर आप लोग मुझे बता सकते हो। कितने क्वेश्चन थे हमारे, 26 थे ना, 22 क्वेश्चन थे, बताओ भाई 22 में से कितना स्कोर बना। अच्छा देखो क्वेश्चन 22 थे, लेकिन चीजें कितनी समझी आपने, आपने 22 कंसेप्ट समझ लिए, और 22 में से मैं डेफिनेटली बता रहा हूं लगभग 8 से 10 कंसेप्ट, ये 10 वर्ड आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। और वो तो मैंने भी आपके ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करा पूरे डिटेल में, वरना 22 क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन के बराबर बन जाते। तो या तो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ के आगे निकल लो, या इनको समझ जाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जरा अपने स्कोर बता दो यार, फिर मुझे पेड क्लास में जाना है, ठीक है। ठीक है भाई, वेरी गुड, लोग क्लास लीजिए, वेरी गुड भाई। 22 17 इसमें तो सौरभ वाले में रुक ही नहीं रहे भाई, कमेंट नहीं रुक रहे इसके में, पता नहीं क्या इसका ये फ़ोन है आईफोन, कमेंट नहीं रुक रहे भाई, तेज़ी से जा रहे हैं ऊपर। मौसमी 19, रिया कुमारी 17 शायद। चलो फ्रेंड्स जितने भी आपके आ रहे हैं, ठीक है इतने मुझे समझ में आ गया।
और कल यूट्यूब क्लास के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और पेड क्लास का मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो आपको चीज़ें बताई है कि चीज़ आपको समझनी है, रटनी नहीं है। और देखो जितनी भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितनी चीज़ें डिटेल में बताता जा रहा हूँ, अगर ये समझ ही आप लोगों की विकसित नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो समझ को विकसित आपको करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।